लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस में नहीं है, कंपनी लॉ में भी नहीं है और एसबीसी में भी नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? यस। छोटा सा चैप्टर है, इसको हम या तो आज ही कंप्लीट कर लेंगे या तो कल कंप्लीट कर लेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? यस। सो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले तो ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू सिलेबस में। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी टेक्निकल चैप्टर नहीं है। पार्ट ए का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ऐसा भी नहीं बोल सकते क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से 4-5 मार्क्स का। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पार्ट ए से आप हर ही चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा चैप्टर से 1 क्वेश्चन, बड़ा चैप्टर से 2 क्वेश्चन। आर वी क्लियर विद दिस? सो छोटा सा चैप्टर है, प्लस इजी है, टेक्निकल नहीं है। ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। इजीली आप इसको वीडियो देख करके कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट में बताते भी जाऊंगी कि कहाँ पर क्या चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यस, ओके गाइज। सो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर का नाम है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये कंसेप्ट आया ही क्यों? ये कंसेप्ट इसीलिए आया ताकि अगर कोई कंपनी जो है वो नॉन कंप्लायंस कर रही है, लॉ का पालन नहीं कर रही है, फ्रॉड कर रही है, अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए, आरओसी उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाए, इंक्वायरी कर पाए, इन्वेस्टिगेशन कर पाए, ताकि हम, अगर हमें लगा कि दाल में कुछ काला है, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, तो हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर पाए। उसी लिए ये कंसेप्ट आया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का। क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम लॉ बना देंगे लेकिन अगर हम ये देखेंगे ही नहीं कि वो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, तो उस केस में वो लॉ तो किसी काम का ही नहीं रहेगा। आर वी क्लियर विद दिस? इसीलिए कंसेप्ट आया इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, इजी है, बहुत बहुत इजी चैप्टर, बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं लगेगा आपको ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ दिस चैप्टर, आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी महाअष्टमी। आज बहुत अच्छा दिन है महाअष्टमी का। सो आप सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आपका फर्स्ट वाला पेज है किसी काम का नहीं है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है कि हम पढ़ रहे हैं हमारे आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से, जो न्यू बुक का कंपनी लॉ का स्टडी मटेरियल है। ओके, तो आई होप आप लोगों का आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ है। ये जो वाला फर्स्ट वाला पेज है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है फ्रॉड के बारे में, कि काफी सारी कंपनीज अनलॉफुल एक्टिविटीज करती है, फ्रॉड करती है, जो ऑफिसर्स होते हैं वो अनलॉफुल गेन करते हैं। तो ये जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट को पावर देना, आरओसी को, पुलिस इंस्पेक्टर्स को पावर देना, कि अगर उनको लगे कि दाल में कुछ काला है, कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है, तो हम उससे डॉक्यूमेंट्स मांग पाए, हम उससे इंफॉर्मेशन मांग पाए और हम उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर पाए। आर वी क्लियर विद दिस? वेटेज क्या है, आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से, और ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है न्यू सिलेबस में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके आने वाले पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीधे सीधे नेक्स्ट पेज में आ जाओ। अगर मैं बोलूँ तो पेज नंबर 527 में आ जाओ। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 3 चीजों के बारे में बात की हुई है इस चैप्टर में, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। अगर आप कंपनीज एक्ट देखोगे तो ये कवर करता है माय डियर सेक्शन 206 से 226 तक। यस, ओके। सो अगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वर्ड है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। 229 तक ही मैं करेक्ट थी, ये 229 तक ही है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बात बताऊं, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो वर्ड है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, ये तीनों ही वर्ड कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ये तीनों ही वर्ड्स कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है, तीनों का जनरल मीनिंग दिया गया है। तो मैं आपको एक जनरल मीनिंग बता देती हूँ, हो सकता है आपको आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंक्वायरी, या फिर
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्पेक्शन या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वेस्टिगेशन। ट्रस्ट में अगर एक बार आप लेक्चर अटेंड कर लोगे ना तो ये चैप्टर रिवाइज करने में आपको 10-15 मिनट भी नहीं लगेगी। 10-15 मिनट में हार्डली आप अगर इसको पढ़ करके समझ जाओगे, उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लोगे कॉपी में, हार्डली 10-15 मिनट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। आविक लविद। सो ये जो तीनों वर्ड है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तीनों का जनरल डिक्शनरी मीनिंग लिया जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूं इंक्वायरी, इंक्वायरी का सिंपली मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, कोई इंफॉर्मेशन लेना। तो टाइम टू टाइम कई बार आरओसी को जरूरत पड़ती है कि वो आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे। तो देखो इंक्वायरी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आरओसी इंक्वायरी कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया ही होगा, कंपनी ने कुछ गलत किया ही होगा। नॉर्मल डे टू डे बेसिस पे भी अगर आरओसी को लगे, मान के चलो कंपनी ने कोई फॉर्म फाइल किया, अब उसमें आरओसी को लग रहा है कि यार इसमें ना मुझे एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आरओसी वो इंफॉर्मेशन कंपनी से मांग सकता है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन भी दे दो। तो दैट इज सिंपली इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब है कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ इंफॉर्मेशन मांगना। बोलते हैं ना कि मैंने इंक्वायरी के लिए कॉल किया है। मान के चलो आपने किसी ऑफिस में कॉल किया है इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी मतलब क्या? जानकारी। अगर हिंदी में बोले तो इंक्वायरी मतलब होता है जानकारी। जानकारी मतलब सिंपली आपने इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉल किया है, दैट इज इंक्वायरी। और अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्शन आप हमेशा किसी ना किसी डॉक्यूमेंट का करते हैं। तो जैसे मान के चलो मैंने कंपनी से एक डॉक्यूमेंट मांगा कि कंपनी मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट दो। तो कंपनी ने मुझे वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया और मैं उसकी जांच पड़ताल कर रही हूँ कि वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, तो उसे अपन इंस्पेक्शन बोलते हैं। आविक लविद। दिस इंस्पेक्शन मतलब किसी बुक को, किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। आविक लविद। दिस तो इंस्पेक्शन इज रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मान के चलो कंपनी ने रिजोल्यूशंस मांग लिए, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस, आरओसी ने कंपनी से ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मांग लिए और मीटिंग के मिनट्स मांग लिए कि हमें लग रहा है आपकी कंपनी में दाल में कुछ काला है, चलो हमें मिनट्स दिखाओ, चलो हमें ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, चलो हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाओ। तो आरओसी टाइम टू टाइम आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है और वो डॉक्यूमेंट का आरओसी इंस्पेक्शन कर सकती है। इंस्पेक्शन मतलब पूरा चेकिंग करना, पूरे डॉक्यूमेंट की चेकिंग करना, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। आविक लिव विद दिस। एंड थर्ड इज इन्वेस्टिगेशन। भैया इन्वेस्टिगेशन बहुत सीरियस हो जाता है, ये रूटीन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये तीनों वर्ड जो है आपका इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ये इसमें ना ये दोनों वर्ड ऐसा नहीं है कि गलत है, या ऐसा नहीं है कि गलत करेगी कंपनी या फ्रॉड करेगी तभी आरओसी या गवर्नमेंट इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेगा, नहीं। ये दोनों थोड़े रूटीन नेचर के हैं। रूटीन नेचर के हैं मतलब जनरली भी अगर कभी आरओसी को कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है, कोई डॉक्यूमेंट की नीड होती है, तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन तो चलता रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट स्टेज इंक्वायरी और इंस्पेक्शन ही होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो इंक्वायरी और इंस्पेक्शन ही होता है। उसके बाद अगर इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के बाद हमें लगता है मामला थोड़ा सीरियस है, दाल में कुछ काला है, और हमें बिलीव हो जाता है, हमें ये विश्वास हो जाता है कि हाँ ये कंपनी शायद फ्रॉड कर रही है, जहां तक है ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, बस सबूत निकालो इसके अगेंस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के बाद अगर आरओसी को या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी सच में फ्रॉड कर रही है या ये कंपनी सच में कुछ गलत काम कर रही है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन एकदम डिटेल्ड में होती है, जैसे वो करते हैं ना सीआईडी लोग इन्वेस्टिगेशन, एकदम डिटेल में तह में जाके एकदम इन्वेस्टिगेशन एकदम सीरियस होती है। और इन्वेस्टिगेशन ये चेक करने के लिए होती है कि क्या कंपनी ने सच में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी किया है कि नहीं किया है। तो ये डेली बेसिस पे नहीं होती है भैया। इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब हमें किसी कंपनी के ऊपर शक होता है कि इस कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, तो हम उसका फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो एक बेसिक मीनिंग जो है इन तीनों वर्ड्स का, आई होप आपको समझ में आ गया है कि इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। वही बातें मैं बताऊं इस पूरे पेज में लिखी हुई है। ये जो 2 पेज में लिखा हुआ है ना, 1.5 पेज में, दिस हाफ पेज एंड दिस 1 पेज में जनरल मीनिंग ऑफ, जनरल डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है। कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई कंपनीज एक्ट का सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, और यहाँ पर बेसिक दिया हुआ है। तो ये पूरा पेज आपको रटने की जरूरत नहीं है। इंक्वायरी के बारे में 3-4 लाइन पढ़ लो, इंस्पेक्शन के बारे में 3-4 लाइन पढ़ लो, और इन्वेस्टिगेशन के बारे में 3-4 लाइन पढ़ लो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखो सीधा सीधा आपको लिखा हुआ है कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो होता है
इंक्वायरी इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच वन कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। इंक्वायरी के थ्रू हम ओरली इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं या रिटर्न में इंफॉर्मेशन मांग लेते हैं, इंस्पेक्शन के थ्रू हम डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं उनसे इंस्पेक्ट करने के लिए। बट ये हम क्यों करते हैं? सिंपली इंफॉर्मेशन लेने के लिए करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमें तुम्हारे ऊपर शक है इसलिए हम तुमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, नहीं। नॉर्मली भी अगर कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो गवर्नमेंट मांग सकती है, दैट इज इंक्वायरी इंस्पेक्शन। इंक्वायरी इंस्पेक्शन का पर्पस होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना, ना कि उनको फ्रॉडुलेंट घोषित करना। इंक्वायरी इंस्पेक्शन का पर्पस उनको फ्रॉडुलेंट घोषित करना या केस चालू करना नहीं होता है। इंक्वायरी इंस्पेक्शन का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगना होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर बात इन्वेस्टिगेशन की करें तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हिडन फैक्ट्स निकालना चाहते हैं, वो जो छुपा रहे हैं ना फ्रॉड, उसको रिवील करना चाहते हैं कि ये इन्होंने क्या फ्रॉड किया है, हम तह में जाके निकालेंगे कि इन्होंने क्या फ्रॉड किया है। आर वी क्लियर विद दिस? बस वही बेसिक मीनिंग आपको दिया है। अब यहाँ पर आपको यही वाली बात बोली गई है कि ये जो वर्ड इंक्वायरी है ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। ये जो वर्ड इंक्वायरी है ये कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। इंक्वायरी वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट। इंक्वायरी क्यों किया जाता है? सिर्फ इट इज काइंड ऑफ इंक्वायरी कर रहे हैं मतलब वी आर रिक्वेस्टिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन। इंक्वायरी कर रहे हैं मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, दैट्स इट। ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है। या जो मैंने अभी समझाया ना आपको कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं होता है, केस चालू करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगने के लिए होता है, वही वाली बात यहाँ पर दी हुई है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड ले सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं। उसके बाद अगर इंस्पेक्शन की बात करें तो अगेन ये जो वर्ड है इंस्पेक्शन वो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है, बट अगर आप उसका जनरल मीनिंग देखोगे तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है तो लुक इनटू, देखो उस पे, पढ़ो उसको, उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करो या उस गुड्स को, उस सामान को, किसी चीज को भी तो एनालाइज करो। नॉर्मली इंस्पेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करना। जैसे मान के चलो ये माउस है, अब मैं इसको इंस्पेक्ट कर रही हूँ कि ये क्या है, क्या चीज से बना है, मैं इसको ध्यान से देख रही हूँ, तो वो जाएगा इंस्पेक्शन। लेकिन अगर आप कंपनीज एक्ट में इस चैप्टर में जो इंस्पेक्शन वर्ड यूज किया है ना वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स के जांच पड़ताल की बात किया हुआ है। इस चैप्टर में जो इंस्पेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है वो किस चीज के, किसी सामान के जांच पड़ताल की बात नहीं किया हुआ है, यहाँ डॉक्यूमेंट्स के जांच पड़ताल की बात किया हुआ है। वो आप सेक्शन पढ़ोगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? एंड थर्ड इज इंस्पेक्शन मतलब केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यहां पर लिख लो, सच एज गुड्स की जगह लिख लो डॉक्यूमेंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड अकाउंट्स, यू कैन राइट एनीथिंग जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। वैसे ही आगे आएगा, अभी तक सेक्शन चालू नहीं हुआ है ना, अभी तक वी आर जस्ट डेवलपिंग अ बेस अबाउट व्हाट इज इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। और आईसीएसआई मटेरियल कवर कर रहे हैं मतलब पूरा ही कवर करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा। थर्ड वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन। अगेन ये जो वर्ड है इन्वेस्टिगेशन ये कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड इन्वेस्टिगेटस से आया, मेरे को नहीं लगता ये पूछेगा बट ठीक है, पढ़ने में क्या ही जा रहा है। इंस्पेक्शन वर्ड एक लैटिन वर्ड इंस्पेक्टस से आया, इन्वेस्टिगेशन एक लैटिन वर्ड इन्वेस्टिगेटस से आया, कुछ नहीं शन की जगह लास्ट में टस लगा देना। इंस्पेक्शन इंस्पेक्टस, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटस। और इसका क्या है इंक्वायरी फ्रेंच वर्ड से आया है। इंक्वायरी फ्रेंच वर्ड एंक्यूरर इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है एंक्यूरर से आया है। आर वी क्लियर विद दिस? मैं सुबह से अपना टीका फैलाए जा रही हूँ, बहुत बार फैला चुकी हूँ। छोटा सा था उसको मैं फैला के इतना बड़ा कर दी, मेरा हाथ टिकता ही नहीं है। ठीक है, लेट इट बी। यस, ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एक लैटिन वर्ड इन्वेस्टिगेटस से आया जिसका मतलब होता है ट्रैक करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिटेल में डिटेल इन्वेस्टिगेट करना। यस। उसके बाद देखो इन्वेस्टिगेशन ना एक तरह की क्रिमिनल इंक्वायरी होती है, समझ लो। क्रिमिनल इंक्वायरी मतलब जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना तो हम क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हैं? जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एकदम हमें लगता है कि इस कंपनी ने कुछ गलत किया है और उस गलत को ढूंढ के निकालने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ यू कैन से इन्वेस्टिगेशन, यू कैन से इट इज काइंड ऑफ अ क्रिमिनल इंक्वायरी जिसमें आप डिटेल में आप छानबीन करते हैं ताकि जो भी कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, जो भी फ्रॉड किया है, उसको आप
निकाल पाए ढूंढ के। इन्वेस्टिगेशन इज अ डीपर प्रो, मतलब एकदम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इट इज अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम छुपे हुए फैक्ट्स ढूंढते हैं कि कोई तो छुपी हुई इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे इनका फ्रॉड प्रूव हो जाएगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस। मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन का यही होता है कि हमें शक तो है कि तुम गुनहगार हो, हम इन्वेस्टिगेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उसके अगेंस्ट सबूत ढूंढ पाए, ताकि हम सबूत ढूंढ पाए, आपके अगेंस्ट एविडेंस मिल पाए। एंड टू सी इफ एनी इलीगल एक्ट और ऑफेंस आर डन, ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि तुमने इलीगल काम या ऑफेंस किया है, एंड देन डिसाइड द एक्शन टू बी टेकन, ताकि अपन एक्शन ले पाए। तो ये छोटी सी बात है इन्वेस्टिगेशन कंपनीज एक्ट में डिफाइंड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन मतलब डिटेल्ड एकदम क्रिमिनल इंक्वायरी करना एविडेंस ढूंढने के लिए, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए तुमने ऑफेंस किया है कि नहीं, एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू। दैट्स ऑल अबाउट इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या दिया है बताऊं? इस पूरे पैराग्राफ में तीनों को कंपेयर किया है एक एग्जाम्पल दे करके। जैसे एग्जाम्पल दिया है पुलिस, ये एग्जाम्पल वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल काम का नहीं है, आप इसको काट सकते हो। फिर भी यहाँ क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि मान के चलो एक एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको लिखा है, एग्जाम में ये नहीं आएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। मान के चलो किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, मान के चलो किसी ने मर्डर कर दिया, पुलिस को शक हो गया किसी के ऊपर कि इसने मर्डर किया है, तो सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्शन करेगा उस जगह की जहां मर्डर हुआ है, उस एरिया को सील कर देते हैं, किसी को आना अलाउड नहीं है, और उस एरिया का वो इंस्पेक्शन करता है। फिर जो है सब किसी पे शक होता है कि हाँ इसने किया होगा, फिर हम इंक्वायरी करते हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन पूछते हैं कि जिस टाइम मर्डर हुआ सुबह 9 बजे तुम कहाँ थे, तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स दिखाओ, तुमने लास्ट किससे बात की थी, ऐसा वैसा इंक्वायरी वगैरह करते हैं। फिर अगर कंपनी को किसी के ऊपर गहरा शक होता है ना कि इसी ने ही मर्डर किया है, तो फिर उसके घर में जाके छानबीन करते हैं, पूरा सब जगह एकदम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि पहले अपन इंक्वायरी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद जब हमें शक हो जाता है ना कि हाँ उसने किया है, तो जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये आप क्रिमिनल लॉयर थोड़ी बन रहे हो अभी, उसके लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। सेम तरह से कंपेयर करके बोला है, जैसे क्रिमिनल केस में ये जो क्रिमिनल सीन बताया आपको पुलिस वाला, वैसे ही आपको कंपनीज एक्ट का एक केस बता दिया। मान के चलो किसी कंपनी ने फ्रॉड कर दिया, मान के चलो यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा, बट समझने के लिए समझ लो, एग्जाम के लिए मत रटना है इसको, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट मैं समझ लो, समझने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान के चलो कोई कंपनी है और फ्रॉड कर रही है, तो आरओसी क्या करेगा, सबसे पहले उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट करेगा, सबसे पहले उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, हाँ कोई फ्रॉड सच में हुआ है क्या, और फिर अगर आरओसी को लगेगा कुछ इंफॉर्मेशन कमी है, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई वेदर दिस कंपनी ने कुछ गलत किया है कि नहीं, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है या हमें कोई और इंफॉर्मेशन की नीड है, तो आरओसी इंक्वायर करेगा उनसे कि मुझे ये इंफॉर्मेशन की जरूरत है, मुझे ये इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट लाके दो। उसके बाद भी अगर आरओसी को लगेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा भैया इस कंपनी ने तो बड़ा घोटाला करके रखा है, 5,000 करोड़ का फ्रॉड करके रखा है, तो फिर उस केस में इन्वेस्टिगेशन चालू की जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन एकदम डिटेल में होगी ताकि हम उस कंपनी के अगेंस्ट एविडेंस निकाल पाए। तो वही दिया हुआ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नॉट रिलेवेंट, ये पूरा पैराग्राफ आप छोड़ सकते हो। ये लास्ट वाले में मैंने क्यों हाईलाइट किया है देख लेते हैं। देयरफॉर इंस्पेक्शन इज इंटेंडेड, अच्छा जनरल आपको कंपैरिजन फिर से करके बता दिया है, कंक्लूजन कि जो इंस्पेक्शन होता है ना वो थोड़ा रूटीन नेचर का होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कंपनी ने गलत किया इच होगा आविक दिस, तो जो इंस्पेक्शन होता है वो थोड़ा रूटीन नेचर का होता है। एंड इफ द सफिशिएंट एविडेंस सजेस्ट दैट कंपनीज अफेयर्स इज बीइंग मिसमैनेज्ड और इन फ्रॉडुलेंट वे, और अगर हमें लगता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है या मिसमैनेज कर रही है, तब जाके जो है ना इंस्पेक्शन लीड्स टू इन्वेस्टिगेशन, तब जाके इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। तो वी कैन से पहले इंस्पेक्शन होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, पहले इंक्वायरी और इंस्पेक्शन होता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। आर वी क्लियर विद दिस? अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रही थी, मैं आपको बेसिक मीनिंग ऑफ इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन समझा रही थी। अभी तक हम कंपनीज एक्ट का सेक्शन चालू नहीं किए हैं। ये जो टेबल है इसको लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये दिस इज नथिंग बट द समरी ऑफ द होल चैप्टर, तो ये टेबल आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये टेबल आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में ही समझ में आएगा। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अब यहाँ पर आ जाओ,
पर्पज ऑफ कंडक्टिंग, ये भी सेक्शन 206 नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्यों क्यों आरओसी इंक्वायरी करेगी, क्यों ये कंसेप्ट आया इंक्वायरी इंस्पेक्शन का, क्यों इंस्पेक्शन और इंक्वायरी का कंसेप्ट आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगेन दिस आर जनरल पॉइंट्स, ये किसी सेक्शन में नहीं लिखे हुए हैं, ये जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स हैं, कॉमन सेंस के बेसिस पे, किसी सेक्शन में नहीं लिखे हुए हैं कि इंक्वायरी क्यों करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी ने अपनी इनकम कंसील करके रखी होगी, कोई कंपनी कमा रही है 1 करोड़, दिखा रही है सिर्फ 1 लाख, टैक्स नहीं दे रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, फ्रॉड कर रही है वो कंपनी, तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेंगे। तो अगर कंपनी अपना इनकम कंसील कर रही है तो उस केस में हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं उसके डॉक्यूमेंट का। अगर कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है, मिसमैनेजमेंट कर रही है, उसके बारे में जानने के लिए हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर कंपनी के ऑडिटर्स फंक्शन अपना डिस्चार्ज कर रहे हैं कि नहीं, वो जानने के लिए आरओसी या गवर्नमेंट बुक इंस्पेक्ट कर सकती है। इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू असरटेन द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट अक्रूड बट नॉट एडिक्वेटली अकाउंटेड फॉर। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपने कोई पैसा कमा लिया लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताया, तो गवर्नमेंट आपका बुक्स पढ़ के वो भी जान सकती है। गवर्नमेंट मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मेनली पैसे से रिलेटेड बातें हैं, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बता सकती है। मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब पैसे आपने कहीं और लगा दिए, मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड ऐसी जगह लगा दिए जहां अलाउड नहीं था। टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी का परफॉर्मेंस जानने के लिए। टू डिटेक्ट द मिसयूज ऑफ फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मिसयूज तो नहीं किया। मतलब बेसिकली अगर मैं एक लाइन में क्रक्स बोलूँ ना, तो इसका क्रक्स ये है, ये जानने के लिए कि कंपनी ने फ्रॉड किया है कि नहीं किया है, कंपनी ने मिसमैनेजमेंट किया है कि नहीं किया है, डायरेक्टर्स ने मिसयूज किया है कि नहीं किया है, सबने सही से काम किया है कि नहीं किया है, कंपनी ने, डायरेक्टर्स ने, ऑडिटर्स ने, ये जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्पेक्शन करती है। सो दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्पेक्शन। गवर्नमेंट इंस्पेक्शन क्यों करती है, गवर्नमेंट इंस्पेक्शन इसलिए करती है ताकि ये पता चल पाए कंपनी ने कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रही, कंपनी अपनी इनकम तो नहीं छुपा रही, डायरेक्टर्स मिसयूज तो नहीं कर रहे, ऑडिटर सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, यस मिसमैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं, इनकम कंसील की जा रही है कि नहीं, ये सारी चीजें जानने के लिए जो है इंस्पेक्शन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ये बेसिक बातें थी, किसी सेक्शन में नहीं लिखी हुई है, दैट्स इट। अब फाइनली हम लोग भगवान का नाम लेकर के पहला सेक्शन चालू करते हैं चैप्टर का। और आज हम लोग सिर्फ 3 सेक्शन पढ़ने वाले हैं, छोटा लेक्चर होने वाला है, 9 बजे पहले पहले खत्म कर दूंगी। आज जो बोल रही हूँ ना वैसा होगा पक्का 9 बजे। हाँ, 206, 207 और 208 3 सेक्शन, और 209 4 सेक्शन आज हम लोग करेंगे। आज हम लोग 4 सेक्शन करेंगे, छोटा सा 206, 207, 208 और 209 4 सेक्शन है। 20 वैसे तो और भी है बहुत सारे, ये चारों हैं इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और सर्च एंड सीजर से रिलेटेड। फिर कल अपन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसमें थोड़ा 1 आवर या 1.5 आवर लग सकता है, 1 आवर में हो जाना चाहिए अगर थोड़ा आराम से, बिना थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो। इन्वेस्टिगेशन कल करेंगे, आज अपन करेंगे इंक्वायरी, इंस्पेक्शन और सर्च एंड सीजर। आर वी क्लियर विद दिस? अब देखो, बुक में पढ़ाने से पहले ना मैं आपको 206 मैं आपको शॉर्ट नोट्स से बता देती हूँ कि सेक्शन 206 में क्या है, ताकि आपको जो है बुक पढ़ के एकदम आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ के समझा रही हूँ। अब ध्यान से सुनना, सेक्शन 206 जो है वो 3 चीजों के बारे में बात करता है। गलत टाइम पे पेंसिल काम करना बंद की है, एकदम गलत टाइम पे, व्हेन आई हैड टू राइट। गिव मी अ सेकेंड। यस, इट्स वर्किंग नाउ। 206 3 चीजों के बारे में बात करता है। नंबर 1 कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, नंबर 2 इंक्वायरी एंड नंबर 2 इंस्पेक्शन। इन्वेस्टिगेशन के बारे में लॉ अलग से है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन थोड़ा डिटेल्ड में होता है, राइट। सो 206 टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स: कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। अब ये जो सेक्शन है आपका, ये 7 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। दिस पर्टिकुलर सेक्शन
ऑफ सेक्शन 206 इज डिवाइडेड इनटू 7 सबसेक्शंस। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या लिखा है, ताकि आप उसको जब लॉन्ग में पढ़ो तो आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले सेक्शन 206 का जो सबसेक्शन है वो सिंपली ये बोलता है कि आरओसी के पास पावर है, अगर कभी भी आरओसी को ऐसा लगता है कि फर्दर कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आरओसी कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट मांग सकता है। एकदम जनरल बात लिखी हुई है, एकदम मैं शॉर्ट में बता रही हूँ ना, सेक्शन थोड़ा बड़ा है। सब सेक्शन 1 में बस इतना ही लिखा है कि आरओसी को कभी लगे काम करते करते कि नहीं कुछ इंफॉर्मेशन अधूरी है, कोई इंफॉर्मेशन अधूरी है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो आरओसी कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर आरओसी ने कोई इंफॉर्मेशन मंगाया है, यस, सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर आरओसी ने कोई इंफॉर्मेशन मंगाया है तो जो कंपनी और ऑफिसर है उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उनको ये देना पड़ेगा। मैं शॉर्ट में बता रही हूं, यहां पर बुक पढ़ेंगे तो इसी चीज को खींच खींच के बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इजी है। सेक्शन 206 के सबसेक्शन 1 में लिखा है कि अगर आरओसी को कोई इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट चाहिए, सॉरी, तो आरओसी मांग सकता है। सबसेक्शन 2 में लिखा है कि अगर आरओसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी तो जो ऑफिसर और कंपनी के ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी बन जाएगी कि उनको वो इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर एक बात लिखी हुई है कि अगर, एक सेकेंड, यस, उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। उसके बाद आता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि आरओसी को अगर इफ कंपनी और ऑफिसर does not provide इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट। सबसेक्शन 1 के अंदर आरओसी ने कुछ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट मांगा था। अब सबसेक्शन 3 में ये बोल रहा है कि अगर कंपनी या ऑफिसर ने वो इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट नहीं दिया या फिर इनकरेक्ट था या इनकम्प्लीट था, व्हाटएवर, उस केस में आरओसी को पावर दिया गया कि आरओसी उस केस में आरओसी को पावर दिया गया कि आरओसी कैन डू फर्दर, आरओसी कैन कॉल फर्दर, आरओसी कैन कॉल फर्दर बुक्स एंड अकाउंट्स और पेपर्स फॉर इंस्पेक्शन। अब यहां पर इंस्पेक्शन की बात की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर आरओसी को इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की पावर दी गई। यहां पर अगर मैं आपको ब्रैकेट में बताऊं तो आरओसी हैज बीन गिवन पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन। मैं आपको फिर से समझा देती हूं अभी तक क्या हुआ है, इसको ध्यान से समझ लो, बुक से पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं आपको पढ़ा रही हूं सेक्शन 206 जो कि बात करता है 3 चीजों के बारे में, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि सबसेक्शन 1 में आरओसी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट मांग सकता है। सबसेक्शन 2 में अगर आरओसी ने मांगा हुआ इंफॉर्मेशन तो जो कंपनी ऑफिसर है उनकी ड्यूटी बनती है, उनको वो देना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 में बोला है कि अगर कंपनी नहीं देती है इंफॉर्मेशन या गलत देती है या इनकम्प्लीट देती है तो उस केस में आरओसी जो है फर्दर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर उनसे मंगा सकता है इंस्पेक्शन के लिए। तो यहां पर ये पहला सेक्शन है सेक्शन 206 का सबसेक्शन 3 जो आरओसी को पावर देता है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का। मतलब आरओसी के पास पावर है, आरओसी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकती है। आगे आते हैं सबसेक्शन 4 की तरफ। अगर मैं बात करूं सबसेक्शन 4 की तरफ तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अगर आरओसी को ध्यान से सुनना, सबसेक्शन 4 में बोल रहे हैं कि अगर ऊपर वाली इंफॉर्मेशन वगैरह पढ़ के, ऊपर जो भी आरओसी के पास इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट थी वो पढ़ के, अगर आरओसी बिलीव करती है, अगर आरओसी को लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है या कुछ अनलॉफुल हो रहा है या कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है या कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, गड़बड़ घोटाला हिंदी में बोले तो, अगर आरओसी को लगे कि कुछ भी फ्रॉड हो रहा है, अनलॉफुल हो रहा है, गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो उस केस में आरओसी क्या करेगी,
ROC can ask for information, ROC can ask for further information, और इंफॉर्मेशन मांग सकती है प्लस 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 कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके ROC रिटर्न ऑर्डर के द्वारा ROC कैन डू इंक्वायरी। रुको, ROC जो है पहले क्या करेगी, कंपनी को अपॉर्चुनिटी, ROC क्या करेगी, गिव OBH टू कंपनी, और वो देने के बाद रिटर्न ऑर्डर टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन एंड डू इंक्वायरी। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या बोल दिया है सबसेक्शन 4 में, ध्यान से सुनिएगा। अगर ROC को लगता है कि कुछ फ्रॉड हो रहा है या अनलॉफुल हो रहा है तो ROC कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, मतलब एक बार बोलेगी तुम भी कह लो, तुम कुछ कहना चाहते हो, और उसको कहने के बाद अगर ROC को स्टिल लगता है कुछ गड़बड़ चल रहा है तो रिटर्न ऑर्डर पास करके ROC जो है वो कंपनी से फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकती है और कंपनी क्या इंक्वायरी कर सकती है, डिटेल्ड इंक्वायरी मतलब फर्दर क्वेश्चंस पूछना, उनसे इंफॉर्मेशन मांगना। आविक लेविदिस, तो यहां पर माय डियर सबसेक्शन 4 में ROC के पास पावर है इंक्वायरी करने का, तो कैन आई से दैट यहां पर ROC हैज बीन गिवन पावर टू डू इंक्वायरी। ये ध्यान रखना कि इसके पास क्या क्या पावर है। यहां पर ROC को पावर दे दी गई इंक्वायरी करने के लिए। एक बार स्टार्टिंग से क्या पढ़े मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहले सेक्शन में ROC को पावर दी गई, वो इंफॉर्मेशन मांग सकती है। दूसरे में कंपनी को देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन। तीसरे में बोला गया है कि ROC को अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर ROC फर्दर उनसे बुक्स अकाउंट्स पेपर मांगवा के इंस्पेक्शन कर सकती है। तो 206 का सबसेक्शन 3 ROC को पावर देता है इंस्पेक्शन करने का। ROC ये ध्यान में रखना, ROC को पावर देता है इंस्पेक्शन करने का। कौन सा सेक्शन? 206 सबसेक्शन 3। आविक लेविदिस। उसके बाद जो सबसेक्शन 4 है ये बोलता है कि अगर कुछ फ्रॉड हो रहा है, अनलॉफुल हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है और ROC को पता चल गया तो ROC कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी और उसके बाद रिटर्न ऑर्डर दे करके कंपनी से और इंफॉर्मेशन मांग सकती है और डिटेल इंक्वायरी कर सकती है अगेन। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो सेक्शन है 206 का सबसेक्शन 4, ये सेक्शन ROC को पावर देता है कि ROC इंक्वायरी कर सकती है। अब इसका ना एक प्रोविजो है, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 206 सबसेक्शन 4। प्रोविजो मतलब प्रोवाइडेड दैट, वो ये बोलता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है जरूरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है या तो ROC को या फिर इंस्पेक्टर को। इंस्पेक्टर कौन? पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन? पुलिस इंस्पेक्टर। दो लोगों को ऑर्डर दे सकती है टू कंडक्ट इंक्वायरी। तो अगेन ये इंक्वायरी की बात करता है। यहां पर अगर मैं बात करूं ब्रैकेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, और उसको कैरी आउट कौन करेगा? बाई ROC और इंस्पेक्टर, बाई ROC और इंस्पेक्टर। ये कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है प्रोविजो ऑफ सेक्शन 206 का 4। आविक लेविदिस। तो 206 का जो 4 है ना, एक सेकेंड, हाँ ये 206 का 4, ठीक है। 206 का जो 4 है वो ROC को पावर देता है कि अगर ROC को लगे कुछ फ्रॉड चल रहा है तो ROC खुद भी इंक्वायरी कर सकती है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के। तो सेक्शन 206 क्या बोलता है कि अगर ROC को लगता है कुछ फ्रॉड चल रहा है तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के ROC के पास खुद के पास भी पावर है कि ROC इंक्वायरी कर सकती है। और साथ ही साथ ये भी बोल दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि इंक्वायरी करना चाहिए तो इसके प्रोविजन में ये भी लिख दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो इंक्वायरी का ऑर्डर पास कर सकती है। इंक्वायरी कैरी आउट कौन करेगा? इंक्वायरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि इंक्वायरी की जाए और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इंक्वायरी कौन करेगा? या तो ROC या तो पुलिस इंस्पेक्टर। आविक लेविदिस। और इसी के साथ अपना सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 206 सबसेक्शन 5, जो बहुत सीधा सेक्शन है, जो ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड टू RD। वैसे तो ओरिजिनल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दी।
ये लोग क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्टर को बोल सकते हैं, इंस्पेक्टर को ऑर्डर कर सकते हैं इंस्पेक्टर को टू कैरी आउट इंस्पेक्शन, टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। अब यहां पर देखो, यहां पर इंस्पेक्शन की बात कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना होगा कहां पर इंस्पेक्शन का पावर है, कहां पर इंक्वायरी का है, क्योंकि इंक्वायरी अलग होता है, इंस्पेक्शन अलग होता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो मैं अपनी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, तो यहां पर ना रीजनल डायरेक्टर हैज पावर टू ऑर्डर इंस्पेक्शन बाई इंस्पेक्टर, बाई इंस्पेक्शन करेगा कौन, इंस्पेक्शन करेगा तो इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन ऑर्डर कौन देगा कि इंस्पेक्शन किया जाए, आरडी देगा, आरडी, आरडी दे सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ घोटाला लगता है सेक्शन 206 के अंदर, तो रीजनल डायरेक्टर इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे सकता है, ए इंस्पेक्टर चलो जाओ इंस्पेक्शन करो इस डॉक्यूमेंट का। Are we clear with this? That's all about section 206 subsection 5. Next is section 206, section 206 सबसेक्शन 6, जो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, किसी भी स्टैट्यूटरी, अब इस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में कोई भी आ जाएगा, पता है, एसएफआईओ, इवन आईसीएसआई, आईसीएआई, सीबीआई, कोई भी आ जाएगा, सारी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आ जाएंगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑर्डर दे सकता है टू कैरी आउट इंस्पेक्शन, टू कैरी आउट इंस्पेक्शन, टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहां पर अगर मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूं, तो मैं यहां सीधा इस सेक्शन के द्वारा आपको यह समझाना चाहती हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑर्डर, टू ऑर्डर इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन करेगा कौन, यहां पर इंस्पेक्शन करेगा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आर वी क्लियर विद दिस? मतलब अगर आप देखो ना, तो ऊपर वाले सबसेक्शन और इस वाले सबसेक्शन में अंतर क्या था, तो सबसेक्शन 5 में ना आरडी इंस्पेक्टर को ऑर्डर कर रहा था इंस्पेक्शन करने के लिए, लेकिन नीचे वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑर्डर कर रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए। आर वी क्लियर विद दिस? लास्ट सबसेक्शन, उसके बाद ये बड़ा सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जो आज हम लोग करने वाले हैं ना 206, 7, 8, 9, उसमें सबसे बड़ा सेक्शन यही है, क्योंकि इसमें 7 सबसेक्शंस है। 5, 6, 7 बुक में देखने से आपको बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस में स्ट्रेच्ड है, लेकिन नोट से करने में आपको सच में ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, ऐप में तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे आप, तो इसको आप मैं भेज दूंगी आपको, ऐप में कर दूंगी अपलोड, या इसको आप क्लास के साथ साथ भी मेरे साथ लिख सकते हो, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस नोट्स इन क्लास ओनली। तो इसको आप मेरे साथ क्लास के साथ साथ भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, राइट। सो ये तो तुरंत रिवाइज हो जाएगा, जैसे चुटकियों में सेक्शन 206 आपका रिवाइज हो जाएगा। लास्ट सब सेक्शन आपका 206 का 206(7), जो कि पनिशमेंट के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, फेल्स टू फर्निश, फर्निश मतलब गिव, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी नहीं देती है, सेक्शन 206 का नॉन कंप्लायंस कर देती है, तो वो कंपनी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लग जाएगा अप टू 1 लाख, 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। प्लस अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा तो 500 रुपए पर डे फॉर एवरी डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस, टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस। इसका क्या मतलब है, जब तक डिफॉल्ट चलता जाएगा हर दिन का 500 रुपए बढ़ता जाएगा, दैट्स इट। और इसी के साथ हमारा सेक्शन 206 होता है कंप्लीट। मैं एक बार ना नोट से ही आपको रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, फिर मैं आपको बुक रीड कराऊंगी, और बुक रीड करोगे तो घबराना मत, इस एक लाइन को ना इतना बड़ा पैराग्राफ में दे रखा है, राइट। सेक्शन 206 बात करता है कॉल फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में, इंक्वायरी के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में। कहीं कहीं पर आरओसी के पावर है इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की, इंक्वायरी ऑर्डर करने की, इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की। कहीं कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की, कहीं कहीं पर रीजनल डायरेक्टर के पास पावर है इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की। तो आप ध्यान से सुनो, सेक्शन 206 का सबसेक्शन 1 बहुत ही सिंपल है, जो ये बोलता है कि अगर आरओसी को कभी भी कोई इंफॉर्मेशन की नीड हो, तो वो कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट मांग सकती है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि कंपनी को, ऑफिसर को वो की ड्यूटी बन जाएगी कि जो भी आरओसी ने मांगा है उनको वो इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि अगर आरओसी को, अगर कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया, या
इनकरेक्ट किया या जो भी कोई प्रॉब्लम थी उसमें, तो आरओसी इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे सकता है कि इनका फर्दर बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, हम इंस्पेक्शन करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनका बुक्स दो, पेपर्स दो, बुक्स दो, पेपर्स दो, हम इंस्पेक्शन करेंगे, राइट। सो बेसिकली मैं अपनी लैंग्वेज में मैंने यहां लिख दिया कि सेक्शन 206 सबसेक्शन 3 ने आरओसी को पावर दिया है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का, और यहाँ कैरी आउट भी वो खुद ही करती है। नेक्स्ट 206 सबसेक्शन 4 बात करता है अगर आरओसी को बिलीव हो जाता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, गड़बड़ घोटाला कर रही है, तो आरओसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उससे इंफॉर्मेशन मांग सकती है और इंक्वायरी कर सकती है। देखा जाए तो आरओसी को पावर दी गई इंक्वायरी ऑर्डर करने की और कैरी आउट भी खुद ही करने की। अगर आप देखोगे ना 206 का 4, तो ऑर्डर भी आरओसी ही कर रही है कि इंक्वायरी किया जाए, और इंक्वायरी कर भी खुद आरओसी ही रही है। आवे क्लियर विद दिस। इसका एक प्रोविजो है, प्रोविजो टू सेक्शन 206 सबसेक्शन 4, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कुछ गड़बड़ घोटाला है, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आरओसी या इंस्पेक्टर को ऑर्डर कर सकता है टू कंडक्ट द इंक्वायरीज, और सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई ऑर्डर करने के लिए, ऑर्डर इंक्वायरी की जाए। कौन करेगा इंक्वायरी? आरओसी या इंस्पेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी ऑर्डर दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को भी ऑर्डर दे सकती है, इंस्पेक्टर को भी ऑर्डर दे सकती है इंक्वायरी करने के लिए। सेक्शन 206 सबसेक्शन 5, आरडी, ओरिजिनल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना वो पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट कर दिया। तो देखा जाए तो आरडी हैज पावर टू गिव ऑर्डर टू इंस्पेक्टर टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। तो यहां पर आरडी के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की। कौन करेगा इंस्पेक्शन? इंस्पेक्टर। सेक्शन 206 सबसेक्शन 3, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकती है कि तुम इंस्पेक्शन करोगे। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू ऑर्डर इंस्पेक्शन बाई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर हो पाए तो इसका सबसेक्शन भी याद रखना, अगर हो पाए तो। इसीलिए मैंने आपको ये सबसेक्शन वाइज पढ़ाया है, क्योंकि हर सबसेक्शन में एकदम अलग अलग बात लिखी हुई ना, सिर्फ इस सेक्शन का, सारे सेक्शन का नहीं, इस सेक्शन का अगर हो पाए तो कर लेना, क्योंकि ना हर सबसेक्शन में अलग अलग बात लिखी हुई है, हर सबसेक्शन में 2061, 2062, 2063, 2064, 56, लास्ट 20 सबसेक्शन पेनाल्टी की बात करता है। अगर नहीं दिए इंफॉर्मेशन तो फाइन और जेल हो जाएगा, सॉरी फाइन लग जाएगा 1 लाख तक का, प्लस 500 रुपए पर डे, दैट्स इट। अब इसी को मैं आपको बुक से रीड करा देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज ना बहुत बड़ा बड़ा, आप देखो ये जो मैंने एक लाइन लिखी थी ना सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 का, इतना कि अगर आरओसी को कभी भी कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट की नीड हो तो वो कंपनी से मांग सकता है। ये छोटी सी बात सबसेक्शन 1, क्रक्स यही है ना, और वो इतना बड़ा सारा में लिखा हुआ है, इतना बड़ा सारा में, घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको कंसाइज करके एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पर सीधा ये लिखा हुआ है, देखो बुक में भी सबसेक्शन वाइज दिया हुआ है ना, बुक में आ जाइए आप अपने आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल में, पेज नंबर 530 में, पेज नंबर 530 में आ जाओ आईसीएसआई स्टडी मटेरियल में। सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आरओसी को कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो वो रिटर्न में नोटिस देके, हाँ रिटर्न में नोटिस देके, आरओसी कैसे मांगेगा? आरओसी जो है ना रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को, रिटर्न नोटिस टू कंपनी टू कॉल फॉर मतलब रिटर्न नोटिस देगा कंपनी को, जिससे कि वो ये मंगा पाए। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो आरओसी क्या है ना, रिटर्न नोटिस दे करके कंपनी से मंगा सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट। कंपनी को बोल सकता है कि तुम मुझे ये इंफॉर्मेशन दो, ये एक्सप्लेनेशन दो, ये डॉक्यूमेंट दो, दैट्स इट, विद इन अ रीजनेबल टाइम, इतने टाइम के अंदर दो। इसको आप काट सकते हैं, ये काम का नहीं है। लास्ट में ये कंफर्म कर दिया कि ये राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता, ओरल नहीं हो सकता, मतलब जो आरओसी नोटिस देगी वो नोटिस राइटिंग में ही होनी चाहिए। यहां पर वही बोलिए, ये नोटिस राइटिंग में होनी चाहिए, ओरल नहीं हो सकती, दैट्स इट। दिस इज योर सेक्शन 206 सबसेक्शन 1। नेक्स्ट इज 206 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर 1 के अंदर आरओसी ने कुछ मांगा है तो दे दो उसको, नानुकुर मत करो। ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस फ्रॉम आरओसी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी एंड द ऑफिसर्स टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट। वही वाली बात लिख दी कि आरओसी ने जो जो मांगा है उसको वो दे दो, खत्म। उसके बाद अच्छा इसका एक प्रोविजो भी है जो मैंने नोट्स में नहीं बताया है आपको। 2062 का ना एक प्रोविजो है जो ये बोलता है कि अगर आरओसी ने कंपनी के किसी पास्ट एम्प्लॉयज से कोई इंफॉर्मेशन मांगी है तो उस पास्ट एम्प्लॉयज को भी वो इंफॉर्मेशन देनी होगी। वो ऐसा नहीं बोल सकता कि अब तो मैंने इस कंपनी की जॉब छोड़ दी है तो मैं नहीं दूंगा। आपने पहले तो जिस टाइम काम किया, मान के चलो मैंने इन्फोसिस में काम किया है
2020 में 2020 में, और अभी मैंने जॉब छोड़ दिया, अभी मैं इन्फोसिस में काम नहीं कर रही हूँ। अब 2020 से रिलेटेड कोई फ्रॉड निकल के आया और आरओसी 2020 से रिलेटेड मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रही है, तो मैं मना कर सकती हूँ कि अब तो मैं इन्फोसिस में काम ही नहीं करती हूँ, मैं नहीं दूंगी। भाई 2020 की इंफॉर्मेशन वो मांग रही है, 2020 में तो मैं थी ना इन्फोसिस में एम्प्लॉय, तो मुझे वो देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं पास्ट हूं तो मैं नहीं दूंगी। चाहे आप पास्ट एम्प्लॉय हो, चाहे आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, अगर आरओसी को इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगी तो आपको देना पड़ेगा। आविक लेविदिस, यही वाली बात यहाँ लिखी हुई है कि जो इंफॉर्मेशन मंगाई अगर वो किसी पास्ट पीरियड से रिलेटेड है एंड आरओसी में रिक्वायर, तो आरओसी किसी पुराने ऑफिसर से भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। आरओसी में रिक्वायर ऑफिसर हु वर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग दैट पास्ट पीरियड, जो पहले एम्प्लॉयज थे, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। पुराने यानी एक्स एम्प्लॉय यू कैन से, जो अभी एम्प्लॉय नहीं है उस समय एम्प्लॉय थे, उनसे भी इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। अगर एक लाइन में क्रक्स कहा जाए तो इसका क्रक्स ये निकल के आता है कि बोथ पास्ट एज वेल एज प्रेजेंट एम्प्लॉय नीड टू फर्निश इंफॉर्मेशन। आप पास्ट एम्प्लॉय या प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, आरओसी को इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगी तो वो आपको देना पड़ेगा, राइट। ये ना क्या बोल रहा है पता है, ये वैसे सेक्शन 206 पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, बट ना ये पावर बात कर रहा है कि इंस्पेक्शन कौन कौन ऑर्डर कर सकता है। इंस्पेक्शन कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, सिंपली अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं, हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन, हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन, तो ये ना मैं आपको नोट्स में पढ़ा चुकी हूं। देखो सबसे पहला इंस्पेक्शन आया था यहां पर कि 3 के अंदर 2063 के अंदर आरओसी ऑर्डर कर सकती है इंस्पेक्शन, याद करो। 2064 तो इंक्वायरी वाला था, ये इंस्पेक्शन वाला नहीं था। उसके बाद 206 सबसेक्शन 5 आरडी को पावर देता है कि आरडी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और 206 सबसेक्शन 3 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु, ये एग्जाम में आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हु कैन ऑर्डर इंस्पेक्शन, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर 206 के अंदर किसको किसको पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की, तो 206 सबसेक्शन 3 के अंदर आरओसी के पास पावर है, 206 सबसेक्शन 5 के अंदर आरडी के पास पावर है, और 206 सबसेक्शन 6 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको ये बात समझ में आई। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। यार 9 तो बज गए, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, मतलब 5 मिनट बचा है अभी, बट ठीक है। थोड़ा टाइम और दो मुझे, 206 ऑलमोस्ट हो गया है। ये समझ में आया क्या, इंस्पेक्शन 3 जगह दिया हुआ है, 2063 में, 2065 में और 2066 में। 2063 में आरओसी के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का, 2065 में आरडी के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का, 206 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। याद करने के लिए बहुत ज्यादा इजी है, सबसे छोटा होता है आरओसी, आरओसी से बड़ा रीजनल लेवल पे होता है आरडी, और आरडी से बड़ा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे याद रखना, एक जगह पावर आरओसी को दी गई है, एक जगह पावर आरडी को, और एक जगह पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो इंस्पेक्शन कौन कौन ऑर्डर कर सकता है, आरओसी कर सकता है 206(3) के अंदर। इसीलिए मैं आपको इस सेक्शन का सबसेक्शन याद करने बोल रही थी, क्योंकि ये सेक्शन बिना सबसेक्शन के आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आविक क्लियर विद दिस? आरडी ऑर्डर कर सकता है 206(5) के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है 206(6) के अंदर। आविक क्लियर विद दिस? दैट्स इट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं जो 206(3), पहले मैं आपको नोट से रिवाइज करवाऊंगी। 206(3) में हमने क्या पढ़ा था, 206(3) में हमने पढ़ा था 206(3) में हमने पढ़ा था कि अगर आरओसी, अगर कंपनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं देती है या इनकरेक्ट देती है, तो आरओसी इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकती है, इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनसे मंगवा सकती है, कंपनी से बुक्स अकाउंट्स मंगवा सकती है। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 206 सबसेक्शन 3। इंस्पेक्शन में बी ऑर्डर्ड बाय रजिस्ट्रार। आरओसी इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है कब, वेयर, 3 केसेस में।
कब कब कब? पहला, अगर नो इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, कंपनी ने इंफॉर्मेशन ही नहीं दी तब, या फिर जो इंफॉर्मेशन दी वो इनएडिक्वेट थी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दी, या फिर इंफॉर्मेशन दी वो फुल एंड कंप्लीट स्टेटमेंट, फुल एंड कंप्लीट अफेयर शो नहीं कर रहा था, जो इंफॉर्मेशन दी इट वाज नॉट डिस्क्लोजिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। इन तीनों केसेस में आरओसी मंगा सकता है। आरओसी में बाय अनदर रिटन नोटिस, आरओसी को जो भी मंगवाना है ना लिखित में मंगवाएगा। कॉल फ्रॉम द कंपनी टू प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, पेपर्स, एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। आरओसी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स, पेपर, एक्सप्लेनेशन मंगा सकता है और इंस्पेक्शन कर सकता है। और ये जो रिटर्न नोटिस में हम उनसे डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे ना इंस्पेक्शन के लिए, इसमें हमें रीजन भी बताना पड़ेगा, रीजन कि क्यों मंगवा रहे हैं, हम क्यों मंगवा रहे हैं। इन तीनों में से एक रीजन होगा, हमें बताना पड़ेगा कि या तो कंपनी ने इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, या फिर कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन दी थी वो इनएडिक्वेट थी, या फिर इनसफिशिएंट टू डिस्क्लोज द कंप्लीट फुल एंड फेयर स्टेटमेंट। इन तीनों केसेस में कोई एक रीजन होगा, तो वो रीजन हमें नोटिस में देना होगा कि हम क्यों बुक्स एंड पेपर्स मंगा रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 206 सबसेक्शन 3। अभी आते हैं 4 कहाँ गया, एक सेकेंड, पहले 5 दिया है, 6 दिया है, फिर 4 दिया है। मैं आपको पहले 4 बताती हूँ। सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 बात करता है इंक्वायरी के बारे में। सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 बात करता है इंक्वायरी के बारे में। जो ये बोलता है, मैं आपको एक बार नोट से रिवाइज करवा देती हूँ। सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर आरओसी को लगता है फ्रॉड चल रहा है, कुछ भी अनलॉफुल हो रहा है, गड़बड़ चल रहा है, घोटाला चल रहा है, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, तो आरओसी कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है और इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। लेकिन हाँ, इंक्वायरी ऑर्डर करने से पहले आरओसी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि फ्रॉड, कुछ तो भी फ्रॉड और अनलॉफुल चल रहा है। अगर फ्रॉड और अनलॉफुल नहीं चल रहा है तो आरओसी इंक्वायरी नहीं कर सकता। आरओसी इंक्वायरी करने से पहले आरओसी विल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट एनी फ्रॉड अनलॉफुल एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। अब आरओसी अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा फ्रॉड चल रहा है? जितनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसके बेसिस पे, या जो इंफॉर्मेशन कंपनी ने अभी तक उसको दी है उसके बेसिस पे, अगर उसको लगेगा कि कंपनी फ्रॉड कर रही है तो वो ऑर्डर कर सकता है इंक्वायरी। आर वी क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते, मैं इसको एक बार आपको बुक से रीड करा देती हूँ। यहाँ पर देखो कि अगर आरओसी को लगता है, इफ आरओसी सेटिस्फाइड, अगर आरओसी को लगता है नंबर 1 कुछ फ्रॉड चल रहा है, नंबर 2 कुछ तो भी अनलॉफुल चल रहा है, नंबर 3 कोई तो भी नॉन कंप्लायंस हुआ है कंपनीज एक्ट का, नंबर 4 आप कस्टमर इन्वेस्टर्स की ग्रीवेंस सॉल्व नहीं कर रहे हो। इन 4 केसेस में, ये 4 केसेस ध्यान रखना, 4 केसेस इन विच आरओसी कैन ऑर्डर इंक्वायरी। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, आप ध्यान रखो। अब आरओसी कभी भी, अब ऐसे आरओसी का मन किया तो वो इंक्वायरी ऑर्डर नहीं कर सकता। आरओसी सिर्फ इन 4 केसेस में इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज मन कर रहा था चलो इस कंपनी की इंक्वायरी करते हैं, ये क्या है आज मन कर रहा था इस कंपनी की इंक्वायरी करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी ऑर्डर कर सकता है इंक्वायरी, लेकिन आरओसी सिर्फ इन 4 केसेस में कर सकता है। ध्यान रखना, नंबर 1 कुछ फ्रॉड, अगर आरओसी को लगता है कुछ फ्रॉडुलेंट चल रहा है, नंबर 2 कुछ अनलॉफुल चल रहा है, नंबर 3 कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस हुआ है, या नंबर 4 इन्वेस्टर्स का ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आरओसी को ये 4 चीजें लगती हैं तो ही वो जो है इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। आरओसी में इनिशिएट इंक्वायरी अंडर 206 का 4। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अब आरओसी कैसे सेटिस्फाई करेगा अपने आप को? ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे, या फिर जो इंफॉर्मेशन कंपनी ने उसको दी है उसके बेसिस पे, या फिर जो भी किसी पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन दिया है, मतलब किसी पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन बोला है, इन तीनों के बेसिस पे अगर आरओसी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं, ये चारों कांड हुए हैं कि नहीं। कौन से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? ये तीनों इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आरओसी के पास है, या कंपनी ने आरओसी को दी है, या किसी पर्सन ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन हाँ, आरओसी जो है इंक्वायरी ऑर्डर करने से पहले कंपनी को क्या देगी? ओनली आरओसी तभी इंक्वायरी ऑर्डर करेगी ओनली आफ्टर गिविंग कंपनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद ही आरओसी इंक्वायरी ऑर्डर करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? रजिस्ट्रार फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये हो गया, अब ना इतना हो गया। उसके बाद ये वाला ना प्रोविजो वाला पॉइंट है, ये प्रोविजो वाला पॉइंट है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, पावर डेलीगेटेड टू आरडी। एक सेकेंड रुको, आरडी
RD हैज पावर टू, नहीं 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 नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी, ये वाला आरडी के पास नहीं है, 206(5) वाला गया था आरडी के पास। यस, अब यहाँ पर देखो प्रोविजो में क्या लिखा है, छोटा सा है जो प्रोविजो है 206(4) का, जो ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है। किसको बोलेगा इंक्वायरी करने के लिए? आरओसी को भी बोल सकता है या इंस्पेक्टर को भी बोल सकता है। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये प्रोविजो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट रजिस्ट्रार, आरओसी, रजिस्ट्रार मींस आरओसी, या फिर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मींस पुलिस इंस्पेक्टर, और टू कैरी आउट इंक्वायरी अंडर 206(4). 206(4) की इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को भी ऑर्डर कर सकता है या इंस्पेक्टर को भी ऑर्डर कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आप फ्रॉडुलेंट या अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप 447 के अंदर भी पनिशेबल होगे। जैसा कि आपको पता है कि जो फ्रॉड की पनिशमेंट है वो 447 में दी हुई है। तो अगर आप फ्रॉड करते हुए या अनलॉफुल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाते हो तो यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। यू विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। आर वी क्लियर विद दिस? यस। अब यहां पर ना आपको फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है, इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ फ्रॉड का रेफरेंस आ गया ना, इसलिए फ्रॉड की डेफिनेशन दे दी गई। तो यहाँ सिंपली आपको फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है, मीनिंग ऑफ फ्रॉड दी हुई है, जो कि सेक्शन 447 में दी हुई है। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 447 जो ये बोलता है कि फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट, एनी ओमिशन, एनी कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, अब्यूज ऑफ पोजिशन या कमिटमेंट बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि मेंस रिया होना चाहिए, अगर मेंस रिया नहीं है तो देयर इज नो फ्रॉड। ये क्या हो रहा है, डब्बा ही नहीं बन रहा है, बन गया। इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव मतलब आपका इरादा गलत होना चाहिए, आपका इरादा सामने वाले को धोखा देने का था। अगर आपका इरादा सामने वाले को धोखा देने का नहीं था तो वो फ्रॉड नहीं माना जाता है। फ्रॉड में मीन्स एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिसीव, ताकि आप अनड्यू एडवांटेज गेन कर पाओ, टू गेन अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम और टू इंजर द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर और क्रेडिटर। यस, आप या तो अनड्यू एडवांटेज गेन करने के लिए फ्रॉड कर रहे हो, या तो फिर कंपनी को या शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को इंजर करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो, या फिर एनी अदर पर्सन, वेदर देयर इज रॉन्गफुल गेन और लॉस। फर्क नहीं पड़ता आपको रॉन्गफुल गेन या लॉस हुआ कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता आपने कुछ इलीगल मनी कमाया कि नहीं, आपने अगर कोशिश भी की विद द इंटेंशन टू डिसीव तो दैट इज अ फ्रॉड। फ्रॉड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका पैसा कमाना चाहिए, अगर आप लॉस भी किए हो तो भी वो फ्रॉड हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भले आपको कुछ पैसा नहीं मिला तो भी आप वो फ्रॉड माना जा सकता है, क्योंकि आपने गलत काम किया है विद द रॉन्गफुल इंटेंशन। भले आपको 1 रुपया नहीं मिला उस फ्रॉड में, राइट? फ्रॉड भी कर दिया, जेल भी चले गए, पैसे भी नहीं मिले। हाउ वी क्लियर विद दिस? तो दैट इज फ्रॉड। अब यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए हैं, वेदर और नॉट देयर इज रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन मतलब ऐसा गेन जो हमने कमा लिया है अनलॉफुल तरीके से, जो हमें नहीं, टू विच वी आर नॉट एंटाइटल, जो हमें नहीं मिलना चाहिए था बट हमने गलत तरीके से उसे ले लिया, दैट इज रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, gain by unlawful means to which a person is not entitled। मैंने जो मेरे अधिकार में नहीं था मैंने उसको गलत तरीके से हड़प लिया, that is wrongful gain। wrongful loss मतलब loss by unlawful means to which such person is legally entitled। ऐसा जिसके लिए ऐसा loss जिसके लिए मैं legally entitled थी, अगर वो loss मुझे हो जाता है तो that is wrongful loss। Are we clear with this? तो यहाँ पर आपको एक बात बोल दी गई, wrongful, यहाँ पर आपको fraud की डेफिनेशन दी हुई है, इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है वैसे, बस यहाँ पर फ्रॉड वर्ड आ गया इसलिए यहाँ पर आपको फ्रॉड की डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि अगर आप ये प्रूव हो जाता है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उसको 447 की भी पेनाल्टी लग जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 206 सबसेक्शन 4। अब आते हैं सेक्शन 206 सबसेक्शन 5 में। सेक्शन 206 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड टू आरडी ऑर्डर कर सकते हैं इंस्पेक्शन टू बी कैरिड आउट बाय एन इंस्पेक्टर। दैट्स इट। और 206 सबसेक्शन 6 में ना सेंट्रल गवर्नमेंट सेम चीज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए। ये दोनों सेक्शन एक बार बुक से देख लेते हैं। 2065 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, लिख लो ब्रैकेट में आरडी लिख लो, पावर डेलीगेटेड टू आरडी, डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकते हैं ऑफ बुक्स ऑफ एंड पेपर्स। इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स का ही होता है, बुक्स एंड पेपर्स का होता है। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय एन इंस्पेक्टर। आर वी क्लियर विद दिस? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स बाय एन इंस्पेक्टर। 206 सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि सेंट्रल
Central government can by special or general order authorize any statutory authority to carry out the inspection of books of accounts. Books of accounts का inspection करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी statutory authority को ऑर्डर दे सकता है. Example of statutory authority. Example of statutory authority. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, जैसे SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, ICSI, ICAI, इवन MCA, सेंट्रल गवर्नमेंट ICSI, ICAI को भी बोल सकता है इंक्वायरी करने के लिए, सेबी को भी बोल सकता है, IRDA को भी बोल सकता है, CCI को भी बोल सकता है, ट्राई को भी बोल सकता है. ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं. जितने भी इस तरह के रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी ऑर्डर कर सकता है कि आप इस पर्टिकुलर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन करो. अब ये जो ऑर्डर है जनरल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है. जनरल और स्पेशल ऑर्डर कब होता है? जब ऑर्डर सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए होता है ना, तो उस ऑर्डर को स्पेशल ऑर्डर बुलाता है. लेकिन जब ऑर्डर एक पूरी इंडस्ट्री के लिए होता है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब जितनी भी कंपनी टेक्सटाइल में इन्वॉल्व है सब कंपनी में इंक्वायरी होगी, तो उसे जनरल ऑर्डर बुलाता है. मतलब एक कंपनी का इंक्वायरी नहीं करना है, जितनी भी कंपनीज उस इंडस्ट्री में है. फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, तो अब जितनी भी स्टील कंपनी हो जाएगी, JSW स्टील, टाटा स्टील, यस, जितनी भी स्टील्स हैं आपकी, जिंदल स्टील्स, सारी स्टील कंपनी की इंक्वायरी की जाएगी. आर वी क्लियर विद दिस? दैट इज जनरल ऑर्डर. जनरल ऑर्डर जब पूरी इंडस्ट्री का इंक्वायरी करना होता है, और जब सिर्फ एक कंपनी का ऑर्डर करना होता है तो स्पेशल ऑर्डर. आर वी क्लियर विद दिस? विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 206 सबसेक्शन 5, 206 सबसेक्शन 6. आगे बढ़ते हैं. लास्ट सेक्शन है 206 सबसेक्शन 7 का, जो पनिशमेंट की बात करता है कि अगर कंपनी ने कोई इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन या डॉक्यूमेंट नहीं दिया, तो उस केस में कंपनी को और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लग जाएगा 1,00,000 रुपयों तक का, 1,00,000 रुपयों तक का. और अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा तो फर्दर 500 फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू. जितने दिन डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा हर दिन का 500 रुपए का फाइन बढ़ता जाएगा. एंड विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 206. आई होप ये मैंने पहले शॉर्ट नोट से करा दिया तो ये आपको बेनिफिशियल रहा और आपको एक बार में सेक्शन 206 पूरा समझ में आ गया, और फिर हमने बुक से रीड भी कर लिया. और मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन ये जो बुक में लिखा है ना, ये पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज है. अगर आप बेयर एक्ट खोल के देखोगे ना, तो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट किया हुआ है. बस बुक में ना बेयर एक्ट के साथ साथ थोड़ा एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इजी लैंग्वेज में करके समझाने के लिए. बट यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये बेयर एक्ट ही लिखा हुआ है. मतलब इफ यू सी द बेयर एक्ट की लैंग्वेज, देन यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में बेयर एक्ट की लैंग्वेज दी हुई है. तो ऐसे अगर आप ICSI की मटेरियल पढ़ रहे हो तो समझ लो आप बेयर एक्ट ही पढ़ रहे हो, क्योंकि ICSI की मटेरियल में मोस्ट ऑफ द सेक्शन बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज में दिए हुए हैं. आर वी क्लियर विद दिस? यस. नेक्स्ट सेक्शन की आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सेक्शन है 207. बहुत ही फुद्दू सेक्शन है, एकदम छोटा सा सेक्शन है, आपको देख के एकदम मजा आ जाएगी. सिर्फ 4 सबसेक्शन है इसमें, सिर्फ 4 सबसेक्शन है. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4. ये बात करता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. अब देखो, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑर्डर करने का अधिकार सिर्फ 206 में दिया हुआ है. 206 में अलग अलग जगह दिया हुआ है कि कौन कौन इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है, इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है, कब कब इंक्वायरी की जाएगी, कब कब इंस्पेक्शन की जाएगी. तो 206 वैसे तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बारे में बता देता है कि कब कब इंक्वायरी करेंगे, कब कब इंस्पेक्शन करेंगे, कौन इंक्वायरी करेगा, कौन इंस्पेक्शन करेगा, कौन ऑर्डर दे सकता है इंक्वायरी इंस्पेक्शन का. लेकिन जो 207 है ना, वो तरीका बताता है कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन करते टाइम हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हम किस तरीके से इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं. तो 207 में ना कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन बताया है, यानी इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने का तरीका बताया है, वे ऑफ डूइंग इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. यस, वे ऑफ डूइंग इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन. अब मेरा पेंसिल फिर से काम करना बंद कर दिया है. हे प्रभु.
give me a second, give me a second, just a second, please work. Started. Yes. ओके, सो कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन, ध्यान से सुनना, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 207 का सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 207 का सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर, मोस्टली इंक्वायरी इंस्पेक्शन कौन करता है? आरओसी करता है या इंस्पेक्टर करता है? वैसे तो एक सेक्शन में दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी बोल सकती है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको छोड़ करके जनरली इंक्वायरी इंस्पेक्शन कौन करता है? आरओसी करता है या इंस्पेक्टर करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे 206 में हमने पढ़ा, सिर्फ 206 सबसेक्शन 3 के अंदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को इंस्पेक्शन करने दिया गया था, अदरवाइज यहाँ भी इंस्पेक्टर कर रहा है, यहाँ आरओसी या इंस्पेक्टर कर रहा है, यहाँ पर आरओसी कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नॉर्मली इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कौन करता है? आरओसी करता है या इंस्पेक्टर करता है? नॉर्मली इंक्वायरी या इंस्पेक्शन कौन करता है? आरओसी करता है या इंस्पेक्टर करता है? जो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं 207, वो तरीका बताता है कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्शन की, इंक्वायरी इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बताओ, सबसेक्शन 1 बहुत ही फुद्दू है, फिर से उसी बात को रिपीट करके बोलता है कि आरओसी इंस्पेक्टर को अगर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन भी कोई इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो मंगा सकते हैं। ड्यूरिंग इंक्वायरी और इंस्पेक्शन मतलब इंक्वायरी करते समय, इंस्पेक्शन करते समय, बीच में भी अगर हमें किसी इंफॉर्मेशन की नीड होती है या किसी डॉक्यूमेंट की नीड होती है तो दे कैन कॉल एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग। आर वी क्लियर विद दिस? और अगर वो मंगाते हैं तो अगेन कंपनी या डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय की ड्यूटी बन जाएगी टू प्रोवाइड सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आर वी क्लियर विद दिस? यहां पर क्या लिखा है सबसेक्शन 1 में, मैं फिर से बता देती हूं आपको, बहुत छोटा सा सेक्शन है। सबसेक्शन 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, अब इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होगा ये 206 में ही दे दिया, 207 में बस इतना बोल रहा है कि अगर इंस्पेक्शन करते दौरान या इंक्वायरी करते दौरान, इंक्वायरी करते वक्त या इंस्पेक्शन करते वक्त अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आरओसी या इंस्पेक्टर वो डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं और कंपनी की ड्यूटी बन जाएगी वो डॉक्यूमेंट देना। फुद्दू सी बात है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें समझने का क्या ही है, कॉमन सेंस की बात है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि आरओसी और इंस्पेक्टर while doing investigation, while doing इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, सॉरी इन्वेस्टिगेशन नहीं ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं पढ़ रहे हैं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं, ये लोग 2 काम कर सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। नंबर 1, जो भी डॉक्यूमेंट इनको मिली है ना उनकी जेरोक्स कॉपी कर सकते हैं। जेरोक्स मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में मत लिखना। कॉपी ले सकते हैं, कॉपी मतलब फोटो कॉपी ले सकते हैं, फोटो कॉपी, जेरोक्स मत लिखना एग्जाम में। फोटो कॉपी ले सकते हैं या फिर मार्क कर सकते हैं, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आरओसी हूँ, ठीक है, मैं आरओसी हूँ और एक कंपनी है यूनाइटेड ब्रेवरीज। अब वो कंपनी जो है फ्रॉड कर रही है, ठीक है, तो अब मैंने उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए इंस्पेक्शन करने के लिए, आरओसी इंस्पेक्शन कर रही है। अब मैं इंस्पेक्शन कर रही हूँ, इंस्पेक्शन करते वक्त मुझे ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ये मुझे यहाँ पर एविडेंस मिल गया कि भाई ये तो एविडेंस है, ये तो प्रूफ कर रहा है कि इन्होंने फ्रॉड किया है, तो इसकी मैं जेरोक्स कॉपी ले सकती हूँ, आर वी क्लियर विद दिस? फोटो कॉपी ले सकती हूँ। दूसरा, अगर मेरे को मान के चलो पढ़ते पढ़ते कोई पॉइंट मार्क करना है तो उनकी बुक में मैं क्या मार्किंग भी कर सकती हूँ? हाँ, मार्क कर सकती हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ये वाला पॉइंट सबूत है, इसको मार्क कर देते हैं। तो कंपनी की बुक्स में आरओसी मार्किंग भी कर सकती है, आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर ना इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने का तरीका बताया है, बहुत ही फुद्दू और इजी सेक्शन है, कुछ भी इसमें समझने का नहीं है। आप इसको बिल्कुल अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। एक बार पढ़ने के बाद ना एग्जाम में ना 10-15 मिनट से ज्यादा मत देना इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। सबसेक्शन 3 सिंपली ये बोलता है कि आरओसी या इंस्पेक्टर के पास सेम पावर्स होंगे जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होते हैं।
सेम पावर्स लाइक सिविल कोर्ट, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। वो सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होते हैं ना, समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन, एग्जामिन हिम ऑन ओथ, इंक्वायर, ऑब्टेन एविडेंस, यस, ये सारा जो सिविल कोर्ट का पावर्स पढ़े है ना, जीआईजीएल में पूरी जगह, सब जगह आपने पढ़ा होगा, सिविल कोर्ट का पावर है, एसबीसी का सब जगह है। तो सेम सबसेक्शन 3 बोलता है आरओसी इंस्पेक्टर के पास सेम पावर है जस्ट लाइक सिविल कोर्ट। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, सबसेक्शन 4। थोड़ा सा और काम करने लग जाओ। इस पेंसिल को किसी की नजर लग गई है, मंत्र फूकना पड़ेगा। ओके, मैं ओरली बता देती हूँ। सबसेक्शन 4 में सिंपली फाइन लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय जो कंपनी का है वो आरओसी या इंस्पेक्टर की बात नहीं मानेगा तो उसको जेल हो जाएगी 1 साल तक की, और साथ ही साथ फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए, और उसको अपनी ऑफिस वेकेट करनी होगी। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सबसेक्शन 4। तो मैं एक बार आपको नोट से रिवाइज करवा देती हूँ, फिर मैं एक बार बुक से रीड करा दूंगी। 207 खत्म हो जाएगा, 208 एक लाइन का सेक्शन है, तुरंत खत्म हो जाएगा। 207 क्या बोलता है कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन किस तरीके से करनी है। इसमें सिर्फ 4 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 बोलता है कि आरओसी इंस्पेक्टर को इंक्वायरी करते टाइम अगर फर्दर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है मंगा सकते हैं, फिर कंपनी की ड्यूटी बन जाएगी उसको देना। सबसेक्शन 2 बोलता है कि इंस्पेक्शन करते टाइम वो लोग कॉपी भी ले सकते हैं, जेरोक्स कॉपी, और मार्क भी कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में फॉर आइडेंटिफिकेशन। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि आरओसी विल हैव ऑल द पावर्स जस्ट लाइक अ सिविल कोर्ट। सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ने आरओसी या इंस्पेक्टर के किसी भी बात को डिसओबे किया तो उनको जेल हो जाएगी 1 साल तक की, एंड फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का, प्लस वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्टर बनने के लिए। आर वी क्लियर विद दिस? दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 207। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर सेक्शन 207 में, आईसीएसआई की बुक में पेज नंबर 532 में सेक्शन 207। यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको मेरे साथ। वेयर द आरओसी और इंस्पेक्टर, दो लोग ना, आरओसी और इंस्पेक्टर, कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर बुक्स एंड पेपर, वो लोग कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मंगा सकते हैं, बुक्स एंड पेपर्स भी मंगा सकते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोड्यूस ऑल सच डॉक्यूमेंट टू द आरओसी। अगर इंक्वायरी करते वक्त उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाया तो ये कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर की ड्यूटी बन जाएगी उस डॉक्यूमेंट को देना। सबसेक्शन 2, अच्छा ये ऊपर वाला 207 का सबसेक्शन 1 था ना, दिस वन इज 207 का सबसेक्शन 1। नाउ 207 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है, पढ़ो, द रजिस्ट्रार और इंक्वायरर और इंस्पेक्टर मेकिंग द इंस्पेक्शन अंडर 206 और 207 एज द केस में भी 2 काम ये लोग कर सकते हैं। पहला क्या, दे मेक और कॉस्ट बी मेड कॉपीज, कॉपीज मतलब फोटोकॉपी ले सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का फोटोकॉपी ले सकते हैं। दूसरा, दे कैन प्लेस मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनके बुक्स में हम मार्किंग कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। वी कैन प्लेस और कॉस्ट टू बी प्लेस एनी मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन। दैट्स इट। 207 सबसेक्शन 3 एकदम फुद्दू सा है, ये इंस्पेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर इंस्पेक्टर होगा, इसको करेक्ट कर लो। द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंक्वायरी और इंस्पेक्शन शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट। जो पावर्स सिविल कोर्ट के पास होते हैं वो पावर, सारे पावर्स रजिस्ट्रार के पास होंगे, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, समॉनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ पर्सन, summoning the attendance of person and examining him on oath, inspection of the books, documents, register। ये बेसिक है, आई थिंक ये सब जगह सेम है, powers of civil court everywhere it is same। last section, section 207 subsection 4 पनिशमेंट की बात करता है, जो ये बोलता है कि इफ एनी डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी डिसओबेज द डायरेक्शन इशूड बाय रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, देन ये हाईलाइटेड वाला पार्ट पढ़ो, तो उनको इंप्रिजनमेंट हो जाएगी 1 साल तक की, एंड मतलब दोनों, जेल भी होगी, फाइन भी लगेगा, एंड फाइन लग जाएगा मिनिमम 25,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख तक का। अब यहाँ पर देखो दूसरा हाईलाइटेड वाला पार्ट देखो, यहां से on or from the date on which he is been so convicted he will be deemed to be vacate from his office and he will be disqualified from holding the office। मतलब जिस दिन से उसको जेल हो गई उस दिन से वो अपनी सीट वेकेट हो जाएगी उसकी, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी कंपनी में डायरेक्टर ऑफिसर बनने के लिए। ही विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम द डायरेक्टर एंड ऑफिसर इन एनी कंपनी। विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 207। तो हमने 2 सेक्शन किया इंक्वायरी इंस्पेक्शन का, 206 और 207।
206 मेन सेक्शन है जो इंक्वायरी और इंस्पेक्शन ऑर्डर करने की बात करता है कि कब हम इंक्वायरी इंस्पेक्शन करेंगे और कौन ऑर्डर कर सकता है। 207 तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तरीका बताता है कि कॉपी ले सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, सिविल कोर्ट का पावर है, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, मतलब फुद्दू बातें की हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। 208 सबसे छोटा सेक्शन है, मैं आपको बता रही हूं 208 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 208, आप ओरली सुन लो। सेक्शन 208 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 208 में बस इतना लिखा हुआ है कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर कोई भी इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करेंगे तो ना उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के देनी होती है, वॉट एवर जो भी इंक्वायरी में निकल करके आता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। जब भी आरओसी या इंस्पेक्टर, जब भी आरओसी या इंस्पेक्टर इंक्वायरी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, तो उनको एक रिपोर्ट बना करके, इंक्वायरी का रिपोर्ट, इंस्पेक्शन का रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। उस रिपोर्ट के साथ उनको रिकमेंडेशन देना होता है कि आरओसी या इंस्पेक्टर के हिसाब से फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें कि नहीं करें। आर वी क्लियर विद दिस? मतलब बात को समझो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये है आरओसी या इंस्पेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी या इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिया कि इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो, इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो। अब ये लोग ने इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर दिया, तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के बाद जो जो इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार लोग हैं, वो लोग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उस रिपोर्ट के साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी देंगे कि उनके अकॉर्डिंग फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 208। खत्म सेक्शन 208। सेक्शन 208 बस इतना ही है, 208 बस इतना ही है, खत्म। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आरओसी और इंस्पेक्टर शैल आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और द इंक्वायरी अंडर 206, या तो इंस्पेक्शन करने के बाद या तो इंक्वायरी करने के बाद। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर लिख दिया सीधा सीधा, आरओसी इंस्पेक्टर आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंक्वायरी अंडर 206 और अदर बुक्स और अकाउंट्स अंडर 207, 207 में जो एडिशनल बुक्स मिली थी उसका। उसके बाद दे विल सबमिट अ रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबमिट अ रिपोर्ट इन राइटिंग, लिखित में। किसको सबमिट करेंगे? टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विद सच डॉक्यूमेंट्स, प्लस इंक्लूड अ रिकमेंडेशन लेटर दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स इज नेसेसरी और नॉट, कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं है। बस इतना ही, खत्म, एक लाइन में सेक्शन 208 जो है वो आपका हो गया कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के बाद जो आरओसी और इंस्पेक्टर हैं वो लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके साथ एक रिकमेंडेशन लेटर भी देंगे कि उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद यहां पर बोला गया कि ये पावर आरडी को डेलीकेटेड है ना, जैसे ही आरडी को रिपोर्ट मिल जाएगी वो उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, और अगर आरडी को लगेगा सच में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कुछ तो भी दाल में कुछ काला है, या इस कंपनी ने गलत काम किया है, उसका फ्रॉड प्रूव हो गया, तो उस केस में आरडी कैन डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस स्टार्ट करो। अगर आरडी को लगता है कि उस कंपनी ने गलत काम किया है तो आरडी उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी स्टार्ट कर सकता है, अगर आरओसी या इंस्पेक्टर रिकमेंड करेंगे तो। तीसरा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा कि हमने प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर दिया है या फिर रिपोर्ट मिल गया है। आर वी क्लियर विद दिस? बेसिकली यहाँ पर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो आरडी को दे दिया, तो आरओसी किसको देगा रिपोर्ट? आरडी को। आरडी अपने तरफ से एग्जामिन करेगा और फर्दर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। सो आरओसी या इंस्पेक्टर रिपोर्ट देंगे आरडी को, आरडी उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और अगर आरओसी का रिकमेंडेशन होगा कि प्रोसिक्यूशन चालू करो तो आरडी उसको एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद अगर उसको लगेगा तो वो प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर देगा। प्रोसिक्यूशन यानी क्रिमिनल केस स्टार्ट कर देना, क्रिमिनल केस। यस, ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। आरओसी शैल ऑल्सो ऑन द रिसीट ऑफ द रिपोर्ट में एग्जामिन द सेम ऑप्टेन द लीगल, यहाँ पर वही बोला है कि अगर आरओसी को लगे तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले वो लीगल एडवाइस भी ले सकता है। लीगल एडवाइस मतलब किसी लॉयर से पूछ सकता है, क्रिमिनल लॉयर से पूछ ले। प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने से पहले आरडी चाहे तो वो लीगल एडवाइस भी ले सकता है, इतनी सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 209। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 209। वैसे तो बहुत छोटू सा सेक्शन है, पेंसिल वर्क कर रही है कि नहीं? I need to get this
a new one. Otherwise it will create an issue in the answer writing series. Yes, it's working now. Okay, so जल्दी से सुन लो सेक्शन 209 में क्या लिखा है. सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है. मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. जल्दी से सुन लो, जल्दी से सुन लो. सेक्शन 209 हमने कर लिया. 206 जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है. 207 जिसमें फर्दर प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे कर सकते हैं इंक्वायरी इंस्पेक्शन. 209 208 हमने कर लिया जिसमें आरओसी या इंस्पेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. एक लाइन का सेक्शन था. अब फाइनली लास्ट सेक्शन आज का 209 सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है. 209 सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है. 209 सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है. और बाकी सारे सेक्शन इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं जो कि हम लोग करेंगे कल. सेक्शन 209 ना बस इतनी छोटी सी बात बारे में बात करता है. इसमें ना सिर्फ 2-3 सबसेक्शन है. आई गेस सिर्फ 3 सबसेक्शन है. एक सेकेंड रुको. इसमें ना 209 में सिर्फ 3 सबसेक्शन है. करेक्ट. सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन कम होते जा रहा है आपका. 206 में हमने 7 सबसेक्शन पढ़े थे. 207 में हमने सिर्फ 4 सबसेक्शन पढ़े थे. 208 में एक ही था और 209 में 3 है. 209 में 3 है. ठीक है. 1 2 3. सबसे पहले मैं आपको 1 बताती हूँ. 1 में क्या लिखा है कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर, 2 लोग हैं यहाँ पर, या तो आरओसी या तो इंस्पेक्टर, अगर इनको लगता है कि जो बुक्स है या पेपर्स है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको कंपनी डिस्ट्रॉय कर देगी, उसको लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, यस, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड मतलब उसको वो कर देना, गलत कर देना, गलत इंफॉर्मेशन डाल देना, एक्सेट्रा. तो उस केस में दे कैन ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट फॉर सीजर एंड दे कैन डू 2 थिंग्स. 2 चीज का उनको अधिकार मिल जाता है. दे कैन डू 2 थिंग्स. ऑब्टेन करने के बाद दे कैन एंटर एनी प्लेस प्लस सीज एनी बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अलाउिंग कंपनी टू टेक कॉपीज. अब ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. बहुत छोटा सा तो नहीं, बड़ा है, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत छोटा है. सेक्शन 209 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आरओसी को लगता है कि कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन है जो कंपनी ने अभी तक हमें दी नहीं है, कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट है और कंपनी उसको जला सकती है, कंपनी उसको छुपा सकती है, कंपनी उसको फाड़ सकती है, ऑल्टर कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है. अगर आरओसी इंस्पेक्टर को ऐसा लगेगा कि कंपनी किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकती है तो उस केस में आरओसी उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सकती है. सीज मतलब अब ये हमारे कब्जे में रहेगा, जब तक हम इंक्वायरी कर रहे हैं हम इसको अपने कब्जे में रखेंगे. कंपनी से वो हड़प लेगी वो डॉक्यूमेंट्स. हड़पना गलत वर्ड हो जाएगा. सीज मतलब लॉफुली उनसे वो ले सकती है कि वो डॉक्यूमेंट अपने पोजीशन में लेके आ सकती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आरओसी ना क्रिमिनल बॉडी नहीं है. नॉर्मली जैसे क्रिमिनल कोर्ट के पास पावर है सीज करने का, तो यहां पर अगर आरओसी को सीज करना है ना तो ऐसे खुलेआम मन कर रहा था सीज नहीं कर सकती. अगर आरओसी को डॉक्यूमेंट को किसी प्लेस को सर्च करना है या किसी डॉक्यूमेंट को सीज करना है तो उसके लिए उसको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा. अब यहां पर देखो इस सेक्शन का नाम है सर्च एंड सीजर. सर्च प्लेस का किया जाता है, सर्च प्लेस का किया जाता है, सीजर डॉक्यूमेंट्स का किया जाता है. सर्च मतलब किसी भी जगह घुस जाना जांच पड़ताल के लिए, उसके घर घुस जाना, उसके ऑफिस घुस जाना. सर्च प्लेस का किया जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट सीज करने के लिए तो हमें उसके घर में घुसना पड़ेगा ना. जैसे इनकम टैक्स वाले जब रेड मारने आते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट हड़पने के लिए पहले वो सर्च करते हैं. सर्च मतलब
घर में घुस जाते हैं, हर जगह सर्च करने लग जाते हैं और फिर जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो लेके चल जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? सर्च मतलब सर्च प्लेस से रिलेटेड होता है, किसी भी प्लेस को सर्च करना। सीजर डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, डॉक्यूमेंट सीज कर लेना। तो आरओसी इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि कंपनी ना किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, उसको जला देगी, राख कर देगी, घुमा देगी, छुपा देगी, कुछ भी कर देगी उसके साथ, तो आरओसी या इंस्पेक्टर उस प्लेस को सर्च भी कर सकते हैं जहां पर डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को सीज भी कर सकते हैं। लेकिन ये काम करने से पहले उनको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेना होगा। बिना स्पेशल कोर्ट के परमिशन के वो सर्च एंड सीजर नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। That's it. Are we clear with this? That's all about 209 का सबसेक्शन 1 कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई बुक्स एंड पेपर्स हैं विच इज लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सिक्रेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेंगे और स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद वो किसी भी प्लेस में एंटर कर सकते हैं जहां डॉक्यूमेंट है और किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सीज करने से पहले अगर कंपनी उसका कॉपी लेना चाहे तो हम उनको अलाउ कर देंगे कि आप जेरोक्स लेना चाहो तो ले लो, बट ओरिजिनल हम सीज कर रहे हैं। Are we clear with this? That's it. That's all about section 209 subsection 1. section 209 subsection 2 बहुत ज्यादा इजी है, जो ये बोलता है कि आरओसी या इंस्पेक्टर मैक्सिमम 180 दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। आप कोई भी लॉ देख लो, ईबीसीएल में जितने लॉज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेनामी एंड ऑल दिस, कंपटीशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जितनी भी जगह आपने सर्च एंड सीजर पढ़ा है ना, हर जगह 180 दिन का लिमिट है। मतलब जितनी भी जगह आप सर्च एंड सीजर पढ़े होंगे, हर जगह 180 दिन का लिमिट है कि अगर हमने किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट सीज किया है तो हम उसको 180 दिन से ज्यादा सीज नहीं कर सकते। 180 दिन के खत्म होते ही हमें उसको वापस करना होगा। 180 दिन के पहले हमने उसको वापस करना होगा। तो यहां पर सीधा सबसेक्शन 2 में लिखा है कि आरओसी या जो इंस्पेक्टर है ना, उनको कंपनी को रिटर्न करना होगा वो बुक्स या डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करना होगा 180 दिन के अंदर। और फिर प्रोविजन में दिया है कि अगर हमें जरूरत है ना तो हम लोग उसको दोबारा से ले सकते हैं, रीऑब्टेन कर सकते हैं फॉर अनदर 180 डेज। मतलब अगर हमें हमारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी खत्म नहीं हुआ है और हमें दोबारा से जरूरत है सीज करने की, तो हम दोबारा से स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेके फिर दूसरे 180 डेज के लिए, मतलब 180 प्लस 180 फर्दर 180 डेज के लिए हम उसको सीज जो है वो कर सकते हैं इफ नीडेड अगेन। अब यहां पर भी सेम बात है कि 180 डेज के लिए जब हम सर्च करेंगे तो जब 180 डेज के लिए, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, और उसके बाद जो है आरओसी उसके बाद आरओसी उसको रिटर्न कर देगी, आरओसी इंस्पेक्टर उसको रिटर्न कर देंगे। अब बिफोर रिटर्निंग रिटर्न करने से पहले अगर आरओसी या इंस्पेक्टर चाहे तो उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं उस डॉक्यूमेंट की, या फिर उसमें मार्क कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्क कर सकते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? दैट्स ऑल अबाउट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 छोटा सा है क्योंकि सर्च एंड सीजर एक क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। सर्च एंड सीजर क्रिमिनल केसेस में किया जाता है। मतलब अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है ना, मतलब मान के चलो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होने वाला है, दैट्स अ क्राइम। अगर सर्च एंड सीजर हो रहा है मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सर्च एंड सीजर इज डन इन क्रिमिनल एक्टिविटी, राइट, एंड इट कम्स अंडर सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आप सर्च एंड सीजर करेंगे तो यू हैव टू फॉलो सीआरपीसी। जेआईजेल में पढ़े होगे, मत बोलना सीआरपीसी क्या है, बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि सीआरपीसी आपने जेआईजेल में पढ़ा होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको फॉलो करना होगा। और ये एक पेज में बहुत, मतलब हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये चार्ट बहुत अच्छा है। हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप इस चार्ट से पूरा सेक्शन 209 रिवाइज कर सकते हो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट के अंदर आप पूरा 209 रिवाइज कर सकते हो इस एक पेज से। मैं 2 लाइन में आपको रिवाइज करके बताती हूँ। सेक्शन 209 बात करता है सर्च और सीजर के बारे में, जो ये बोलता है कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि कंपनी किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर देगी, जला देगी, भुना देगी, छुपा देगी, फॉल्सिफाई कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, तो उस केस में आरओसी या इंस्पेक्टर
स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेके किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं और किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं। सीज करने से पहले वो कंपनी को अगर जेरोक्स लेना है तो वो अलाउ कर देंगे, बस इतनी सी बात है। सबसेक्शन 2 बोलता है मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए सीज कर सकते हैं, क्योंकि आप आजीवन सीज नहीं कर सकते किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट। भाई साहब ऐसी कैसी इंक्वायरी चल रही है कि आजीवन आप कर लिए हो, तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि मैक्सिमम 180 दिन के लिए आप सीज कर सकते हो, उसके बाद आपको वापस करना होगा। और अगर दोबारे जरूरत है तो दोबारे स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेके फर्दर 180 डेज के लिए आप सीज कर सकते हो, फिर उसके बाद तो वापस करना ही होगा। जब वापस करोगे तो वापस करने से पहले अगर आपको लगता है तो आप जेरोक्स कॉपी, अगर फिर भी आपको जरूरत है तो आप जेरोक्स कॉपी ले लो, या फिर अगर आप उस डॉक्यूमेंट में मार्क करना चाहते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन तो वो भी कर सकते हो। दैट्स इट। सबसेक्शन 3 बोलता है कि सर्च एंड सीजर एक क्रिमिनल प्रोसीजर है, इट इज अ प्रोसीजर ऑफ टू सर्च फॉर क्राइम। सर्च एंड सीजर एक यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज वाई सर्च एंड सीजर जब भी करते हैं ना, सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं, कोई भी कानून हो, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कानून हो, यस फेमा हो, सीसीआई हो, कंपटीशन हो, कोई भी लॉ है, अगर किसी भी लॉ के अंदर सर्च एंड सीजर किया जा रहा है ना, तो अगेन उसको सीआरपीसी फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर कहां दिया हुआ है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया हुआ है। इसको आप लोगों ने जेआईजेएल में पढ़ा होगा। आर वी क्लियर विद दिस? दैट्स ऑल अबाउट 209। आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं इसको एक बार फटफट से बुक से रीड करा देती हूँ आपको एक बार। सर्च एंड सीजर, लेट्स जस्ट रीड इट वंस फ्रॉम द बुक। थोड़ा सा है सबसेक्शन 3, बस इतना ही है, बाकी का कल करेंगे। यस, बाकी का इन्वेस्टिगेशन के बारे में कल करेंगे। एंड आई रियली होप कि आपको A to Z पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि इंक्वायरी क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। एंड 206, 7, 8, 9 अच्छे से हो गया है। अब इसको बस एक बार पढ़ लेते हैं। देखो 209(1) में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वेयर upon information in his possession or otherwise ROC or inspector has reasonable ground to believe, ROC या इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि कंपनी का कोई बुक्स एंड पेपर्स और रिलेटिंग टू केएमपी से रिलेटेड कोई बुक्स एंड पेपर, ऑडिटर से रिलेटेड कोई बुक्स एंड पेपर, कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड कोई बुक्स एंड पेपर, डायरेक्टर से रिलेटेड कोई बुक्स एंड पेपर आर लाइकली टू बी, मतलब कोई भी बुक्स एंड पेपर कंपनी से रिलेटेड, केएमपी से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड, ऑडिटर से रिलेटेड, सीएस इन प्रैक्टिस से रिलेटेड, अगर इफ दे आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सिक्रेटेड, अगर हमें लगता है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, म्यूटिलेट हो जाएंगे, वो लोग उसको ऑल्टर कर देंगे, फॉल्सिफाई मतलब गलत कर देंगे, सिक्रेटेड मतलब छुपा देंगे, तो उस केस में आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद आरओसी या इंस्पेक्टर क्या कर सकते हैं, आरओसी या इंस्पेक्टर ये दो काम कर सकते हैं, आरओसी या इंस्पेक्टर ये दो काम कर सकते हैं। नंबर 1, एंटर कर सकते हैं किसी भी प्लेस में, एंटर कर सकते हैं किसी भी प्लेस में जहां बुक्स छुपाई गई हैं या जहां बुक्स होती हैं, उस प्लेस में एंटर कर सकते हैं, और किसी भी बुक्स एंड पेपर्स को सीज कर सकते हैं आफ्टर अलाउइंग कंपनी टू टेक कॉपीज। अब बट कंपनी को पहले अलाउ करेंगे, तुमको जेरोक्स लेना तो ले लो, फिर हम सीज कर रहे हैं इसको। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 209 सबसेक्शन 1। 209 सबसेक्शन 2 बोलता है कि आरओसी या इंस्पेक्टर को रिटर्न करना पड़ेगा विथिन 180 डेज, 180 दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब 180 मैक्सिमम कितने दिनों के लिए सीज कर सकते हैं, 180 दिन के लिए, और अगर फिर भी जरूरत है तो दोबारे ले सकते हो फर्दर 180 दिन के लिए, लेकिन फिर 360 दिन के बाद और नहीं ले सकते, 360 दिन के बाद तो आपको वापस ही करना होगा। तो आरओसी सेल रिटर्न द बुक्स पेपर विथिन 180 डेज आफ्टर सच सीजर, yes, after such seizure, and the books may be called further by ROC. Books may be called further by ROC or inspector for the further period of 180 days. Yes, if needed again. यहाँ पर क्या बोला है कि अगर दोबारे जरूरत है तो दोबारे आप फर्दर 180 डेज के लिए आप दोबारे ले सकते हो। आर वी क्लियर विद दिस? पहले 180 डेज, दोबारे जरूरत है तो फर्दर 180 डेज के लिए ले सकते हो। अब तो रिटर्न ही करना पड़ेगा। रिटर्न करने के पहले आरओसी इंस्पेक्टर में बिफोर रिटर्न करने से पहले वो लोग कॉपीज ले सकते हैं, जेरोक्स कॉपी लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, या फिर अगर वो उस डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ मार्किंग करना चाहते हैं तो वो मार्किंग भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 209 सबसेक्शन 2। लास्टली 1 लाइन का सेक्शन 209 सबसेक्शन 3 है, जो ये बोलता है कि प्रोविजन रिलेटिंग टू कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सर्च एंड सीजर से रिलेटेड, वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सर्च एंड सीजर के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, कैसे किया जाता है सर्च सीजर। वो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दिया हुआ है वो यहाँ पर सर्च एंड सीजर में एज इट इज अप्लाई हो जाएगा।
दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 209, दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 209। और मजाक मजाक में क्लास के बीच में ही इसके शॉर्ट नोट बन गए। इसमें मैंने लिख लिख के आपको समझाया, इसीलिए टाइम लगा, नहीं तो ये 1 आवर में ही चारों सेक्शन हो जाते, 206, 207, 208, 209। मैं एक बार 10 मिनट्स में, आप काउंट करना, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स में मैं कोशिश करती हूँ चारों सेक्शन रिवाइज करने की। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी मतलब इंफॉर्मेशन लेना, इंस्पेक्शन मतलब बुक्स का इंस्पेक्शन करना, और इन्वेस्टिगेशन मतलब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना। यस, अपलोड कर देंगे नोट्स। सेक्शन 206 पहला सेक्शन है जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन की बात करता है, और कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कंपनी आरओसी कोई भी रिटर्न में नोटिस देके कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट कंपनी से मंगा सकती है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि कंपनी को देना पड़ेगा, ड्यूटी है कंपनी की। सबसेक्शन 3 ये बोलती है कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली या गलत मिली, इनसफिशिएंट मिली, या फिर इट इज नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो उस केस में आरओसी फर्दर ऑर्डर कर सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, और इंस्पेक्शन ऑर्डर कर सकता है। सबसेक्शन 4 में अगर आरओसी को लगता है फ्रॉड चल रहा है, 4 चीजें, फ्रॉड चल रहा है, या कुछ अनलॉफुल चल रहा है, या नॉन कंप्लायंस हुआ है, या फिर इन्वेस्टर्स का ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ है, इन 4 केसेस में तो आरओसी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके इंक्वायरी कर सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? इंक्वायरी करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। 2064 के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर कर सकता है आरओसी या इंस्पेक्टर को इंक्वायरी करने के लिए। 206 सबसेक्शन 5 आरडी को पावर देता है कि वो इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए। 206 सबसेक्शन 6 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू कैरी आउट इंस्पेक्शन। आर वी क्लियर विद दिस? तो 200 इंस्पेक्शन 3 सेक्शंस में ऑर्डर हो सकते हैं, 206 का 3, 206 का 5 और 206 का 6। 206 के 3 में आरओसी के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का, 206 के 5 में आरडी के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का, और 206 के 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इंस्पेक्शन ऑर्डर करने का। 2067 पनिशमेंट की बात करता है कि अगर कंपनी नहीं देती है इंफॉर्मेशन तो कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट को फाइन लग जाएगा 1 लाख तक का, प्लस 500 रुपए फॉर पर डे ऑफ डिफॉल्ट। 207 बोलता है इंक्वायरी कैसे करें। सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आरओसी या इंस्पेक्टर को इंक्वायरी करते टाइम किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जरूरत पड़ी तो मंगा सकते हैं, और ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय की ड्यूटी बन जाएगी कि उनको वो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कि आरओसी इंस्पेक्टर इंक्वायरी करते टाइम जेरोक्स कॉपी भी ले सकते हैं और उसमें मार्किंग भी कर सकते हैं। सबसेक्शन 3 बोलता है कि आरओसी इंस्पेक्टर को सेम पावर होंगे जो सिविल कोर्ट के होते हैं। दैट्स इट। अच्छा, सबसेक्शन 4 भी तो था। सबसेक्शन 4 पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा था। सबसेक्शन 4 में लिखा था, क्या लिखा था, कितना पनिशमेंट था, हाँ, कि अगर डिसोबे किया, डायरेक्टर, ऑफिसर या एम्प्लॉय ने डिसओबे किया ऑर्डर ऑफ आरओसी या इंस्पेक्टर, तो उस केस में उनको जेल हो जाएगी अप टू 1 ईयर, प्लस उनको फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का, प्लस उनको वेकेशन करना पड़ेगा ऑफ ऑफिस, प्लस दे विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट। इतनी बात यहाँ पर लिखी हुई है। 4 चीजें सबसेक्शन 4 में कि अगर डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय नहीं देते हैं इंफॉर्मेशन तो उनको 1 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन लग जाएगा 25,000 से 1 लाख तक का, प्लस वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे डायरेक्टर बनने के लिए और अपनी पोजीशन छोड़ के जाना पड़ेगा, देयर ऑफिस विल बी वेकेटेड। 208 एक लाइन का सेक्शन था, 208 एकदम 1 लाइन का सेक्शन था जो ये बोल रहा था कि जो आरओसी या इंस्पेक्टर लोग हैं वो लोग ना इंस्पेक्शन करने के बाद एक रिपोर्ट देंगे, किसको, आरडी को, आरडी उसको फॉरवर्ड कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक रिपोर्ट देंगे और उसके साथ एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट देंगे और उस रिकमेंडेशन रिपोर्ट में ये बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट 208। उसके बाद 209 सर्च एंड सीजर के बारे में बात करता है, जो ये बोलता है
सबसेक्शन 1 ये बोलता है आरओसी इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि कंपनी किसी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देगी, म्यूटिलेट कर देगी, ऑल्टर कर देगी, सीक्रेट कर देगी, तो वो स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद सर्च कर सकते हैं किसी प्लेस को और डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को सीज करने से पहले दे विल अलाउ कंपनी टू टेक कॉपीज। नेक्स्ट वो मैक्सिमम 180 दिन के लिए सीज कर सकते हैं, 180 दिन के बाद उनको वापस करना होगा। अगर दोबारा जरूरत है तो दोबारा 180 दिन के लिए सीज कर सकते हैं, उसके बाद वापस करना होगा। वापस करने से पहले if they want they can take the copies or they can put mark for identification. Subsection 3 says that criminal procedure code will be applicable. I hope that whatever we have studied today is crystal clear. 206, 207, 208 and 209 एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया है। कल के दिन हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बचा हुआ है, ओनली अबाउट इन्वेस्टिगेशन। ये चैप्टर 3 चीजों के बारे में बात करता है, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हमने इंक्वायरी और इंस्पेक्शन का लॉ पढ़ लिया है। कल हम लोग इन्वेस्टिगेशन का लॉ पढ़ेंगे और ये थोड़ा सा सीरियस होता है इन्वेस्टिगेशन। कल हम लोग इन्वेस्टिगेशन का पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है आखिरी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।